अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने शायद देख ली हो, अगर नहीं देखी तो अभी देख लेंगे। जाके स्लेट पे आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट अपलोड की है ताकि आप लोग ईद की छुट्टियाँ अच्छे से गुजार सकें। ऐसी कोई असाइनमेंट नहीं है, रीडिंग असाइनमेंट है एक, ठीक है। मेरा ख्याल है सारे 24-25 सफ़े हैं। बेसिकली असाइनमेंट जो रीडिंग की दी है, नहीं वो बता रहा हूँ आगे, वो 24-25 ज़्यादा नहीं है, थोड़े हैं। बेसिकली इस बारे में है कि कंप्यूटर क्या होता है और उसमें हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर की 2 किस्में हैं, इनपुट क्या है उसमें, स्टोरेज क्या होती है, इस किस्म की बुनियादी बातें जो कि कुछ आपको पता होंगी, उसमें से कुछ बातें नहीं पता होंगी, तो उनको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये असाइनमेंट देने की जो वजह है वो वजह ये है कि कुछ स्टूडेंट से मुझे फीडबैक मिला कि भाई आउटलाइन में लिखी भी हुई है कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की टाइप्स और इस किस्म की बुनियादी चीज़ें जो हैं, तो वो उनको भी मैंने जवाब दिया और अभी मैं दोबारा क्लास में भी बता रहा हूँ, बल्कि बाकी सेक्शंस को भी मैंने बताया कि कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं कंप्यूटर साइंस में जो कि बिल्कुल आसानी से आप खुद सीख सकते हैं, आपको सिर्फ उनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि क्लास में ना करें। उसकी वजह ये नहीं है कि उससे हमारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, वेस्ट की बात नहीं है। बात यह है कि वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि जब आप खुद करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा हासिल होगा, ठीक है। वो अगर आप कवर करेंगे तो आपकी एक तो रीडिंग की आदत थोड़ी सी बनेगी, ठीक है। वो चीज़ बिल्कुल आसान है, ये जो मैंने आपको 25 पेजेस में कह रहा हूँ, पेज 5 से लेकर पेज 32 तक करना है, तो वो ऐसा है जैसे आप कोई अखबार में खबर पढ़ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल लेमैन के लिए लिखी हुई है, उसके अंदर कोई ना मुश्किल लैंग्वेज है और ना कोई उसके अंदर टेक्निकल बात है। वो आम जो नॉर्मल नॉन कंप्यूटर साइंटिस्ट लोग होते हैं उनके लिए लिखा हुआ है कि कंप्यूटर आजकल किस किस्म के होते हैं। ये एक बड़ा कंप्यूटर होता है, एक छोटा होता है। सॉफ्टवेयर कितने किस्म के होते हैं, एक वो होता है जिसके साथ आप बात करते हैं, एक वो होता है जिसके साथ आप बात नहीं करते। इस किस्म की बुनियादी बातें उसके अंदर लिखी गई हैं। तो एक मकसद तो ये है कि आप लोगों की थोड़ी सी रीडिंग की स्किल्स उसके अंदर डेवलप हो जाए, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता आप लोग रीडिंग जो है तो ज़रा बिल्कुल आसान से शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा मुश्किल की तरफ भी लेके जाएं ताकि आप लोगों की फ्यूचर में ये आदत थोड़ी सी डेवलप हो जाए। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। हम लोग आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर 40 सब्जेक्ट्स सारे के सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाएं तो फिर भी कंप्यूटर साइंस 40 सब्जेक्ट्स में बंद नहीं की जा सकती। आप लोगों को खामखा कुछ ना कुछ खुद सीखना पड़ेगा और वो सीखने का सबसे आसान और तेज़ तरीन तरीका जो है वो वीडियोज़ नहीं है, वो रीडिंग है, ठीक है। वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक सीधी सी बात होगी, और वो जब वीडियो में एक्सप्लेन हो रही होती है तो बहुत ज़्यादा उसमें देर लगती है। आजकल ऑल्दो के रिवाज यही है कि जो चीज़ सीखनी है तो उसकी कोई वीडियो निकाल के सीखो, लेकिन जो टेक्निकल काम है वो जब आप रीडिंग की एक दफ़ा आपको आदत हो जाए तो आप जो काम 1 घंटे की वीडियो करती है वो आप हार्डली 10-15 मिनट में बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और समझ भी अच्छी आती है और याद भी ज़्यादा रहती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्किल भी थोड़ी सी डेवलप करना चाह रहे हैं। दूसरी जो वजह है कि जो लोग कंप्यूटर साइंस में बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने पहले कंप्यूटर को इस तरीके से यूज़ नहीं किया हुआ, तो उनको वो इंट्रोडक्शन देना भी ज़रूरी है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों को लफ्ज़ अच्छा नहीं है लेकिन इस्तेमाल कर लेंगे कि स्पून फीडिंग नहीं करना चाहते, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे वो वाली डिस्कशन शुरू कर दूँ कि एक कंप्यूटर होता है और उसके अंदर हार्ड डिस्क होती है तो अच्छी बात है, इसमें कोई नहीं है, कोई आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, आप लोग कुछ बात करेंगे, मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। अक्सर स्टूडेंट्स को इस किस्म की बातों में नॉलेज ज़्यादा होती है कि आजकल फ़लानी हार्ड डिस्क आई है या फ़लानी कोई डिवाइस आई है, हमें पता भी नहीं होगा, आप लोगों को पता होगा। तो फ़ायदा आपका भी हो सकता है, हमारा भी हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से एक नेगेटिव आदत बनती है जो कि हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो वो एक रीडिंग असाइनमेंट है, उसके अंदर आप उसको पढ़ें और उसके अंदर किसी भी किस्म की लेट से कोई कन्फ्यूजन आती है आपको, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सारे का सारा बहुत आसान है, सारी बात है, कोई नई नॉलेज होती है उसमें कोई ऐसी बात आ जाती है जो कि अगर नहीं समझ आ रही, आप लोग क्लास में अब से लेके जब तक उसका सबमिशन का टाइम है तब तक आप किसी को भी सवाल पूछ सकते हैं। उसमें आप कह सकते हैं भाई इसमें फ़लाँ बात लिखी हुई थी वो नहीं समझ आई। इन एनी केस डिस्कशन आप कर सकते हैं, लेकिन रीडिंग आपके अपने ऊपर है। इसकी जो ग्रेडिंग है, इसकी ग्रेडिंग जो है वो एज सच कोई ख़ास इसके मार्क्स नहीं है, लेकिन इसकी ग्रेडिंग मुझे किस तरह पता चलेगा कि आपने किया है कि मैं जानबूझ के उसमें से कोई ऐसा सवाल निकालूंगा कि अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो फिर आप उसको नहीं कर सकेंगे, जान के दुश्मनी करने के लिए मैं ये खाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप लोग रीडिंग नहीं करेंगे तो वो वाला सवाल कहीं पे सेशनल में आ गया या फाइनल में आ गया या जिधर भी आ गया, क्विज वगैरह में आ गया, तो वो फिर आप नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो इस तरह से रीडिंग करनी ज़रूरी है। जो आपने सबमिशन करनी है स्लेट पे आपने बताना भी होता है कि हाँ जी ये फ़लाँ मेरा जवाब है, तो वहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ जाके लिख देना होगा कि आई हैव रेड द डॉक्यूमेंट या येस या जो कुछ भी आप लिखना चाहें, ठीक है। तो और उसमें आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ रीडिंग करनी है, लेकिन रीडिंग ज़रूर करें, ठीक है जी। बात क्लियर है जी। अच्छा जी, तो ये एक बात होगी।
दूसरी बात यह है कि लास्ट टाइम जो हम लोगों ने काम किया था उसमें आप लोगों के कोई कंसर्न्स वगैरह हों या कोई सवालात वगैरह हों, आप लोग बता सकते हैं। अगेन कुछ फीडबैक मुझे मिला है और मैं बहुत हाईली अप्रिशिएट करता हूँ कि लोग मुझे फीडबैक आके दें कि भाई आप जो कंटेंट करा रहे हैं उसमें अगर कोई गलती है वो मुझे बताएं ज़रूर, ठीक है। हो सकता है आपकी नज़र से कोई चीज़ गुजरी हो कि भाई ये चीज़ इस तरह है, आपने क्लास में इस तरह बताई थी, आगे मुझे बताएं। अगर मेरी गलती होगी तो मैं कह दूँगा कि हाँ जी अगली दफ़ा सही कर देंगे, ठीक है। और अगर गलती नहीं होगी तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि ये बात मैंने इस तरीके से की थी, ठीक है। तो उसमें कोई ऐसी ना मेरी तरफ से कोई खफा होने वाली बात है और ना आप लोगों को इस बात पे कोई झिझकना चाहिए, ठीक है, कि बताएं। तो जैसा मैंने कहा कि आप लोगों की अपना एक तजुर्बा है, ठीक है, हमारी उम्र ज़्यादा है लेकिन फिर भी आप लोगों का अपना एक तजुर्बा है, आप लोगों के पास कोई नॉलेज ऐसी होगी तो मुझे भी उससे फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। उसमें झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है। फीडबैक तरीक़ाकार पे आप लोगों को कोई इख्तिलाफ है कि आप ज़्यादा तेज़ जा रहे हैं, आप आहिस्ता जा रहे हैं, तो आप लोग आके कम से कम कह सकते हैं, ठीक है, कहें ज़रूर। उसके बाद फिर मानना ना मानना वो हमारी अपनी बात है, हम उसको आगे डिस्कस करते हैं और फैकल्टी मेंबर्स के साथ भी डिस्कस करते हैं, खुद भी सोचते हैं कि काम इस तरीके से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब मैंने आपको रीडिंग असाइनमेंट दी, अगर आपको कोई इसके ऊपर एतराज़ हो अभी भी कह सकते हैं, क्लास में बाद में भी कह सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई अफगान वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आदत अपनी बनाएं कि टीचर को फीडबैक अच्छे तरीके से दें। ये कोई नहीं कह रहा कि कोई गालियाँ वाली निकालें, अच्छे तरीके से बात करें और अच्छे तरीके से फीडबैक ज़रूर दें ताकि हम प्रोसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ठीक हो गया जी। तो ये ख्याल रखें। ये इस वजह से मैंने ये लंबी चौड़ी तकरीर की है कि मुझे कुछ फीडबैक मिला है लोगों की तरफ से कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद जो बिल्कुल नए लोग हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस के साथ जिनका ताल्लुक नहीं रहा, तो उनको थोड़ा सा उसमें कोई प्रॉब्लम शायद हो रहा, ठीक है। तो मैंने जिन्होंने मुझे फीडबैक दिया उनको मैंने यही जवाब दिया कि प्रॉब्लम बिल्कुल होगा और ये चीज़ मैं अभी रीएटरेट भी करूँगा इस लेक्चर में भी। आप लोग थोड़ा सा सेक्शन ए से, चूँकि आप लोगों की क्लासें 1-2 मिस हुई हैं, तो आप लोग सेक्शन ए से थोड़ा पीछे जा रहे हैं। तो और सेक्शंस में मैं ये बातें कर चुका होता हूँ, हो सकता है आप लोगों को पता भी लगी हो, लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अभी जो हम काम कर रहे हैं वो चल रही है जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है बिगर पिक्चर, ठीक है। हम ओवरऑल आउटलाइन को देखने की कोशिश कर रहे हैं, सही है। इसके अंदर बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी, पहले भी कहा था, अभी दोबारा भी कह रहा हूँ, इसके अंदर बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी जो कि आप लोगों को पूरी तरह हजम शायद ना हो रही हैं, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, इनकी तरफ हम वापस आएंगे दोबारा। लेकिन अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो क्लास के अंदर ही हाथ खड़ा करके सवाल पूछें, ठीक है। हम लोग स्लो नहीं होंगे। इसकी वजह से अगर आपके जहन में ये शक आए कि बाकी क्लास वालों को तो समझ आ रही है, सारे इस तरह दो धड़ी का सारे हिला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सिर्फ मुझे नहीं समझ आ रही, तो ऐसी कोई बात अक्सर नहीं होती। आप लोग इतनी बड़ी क्लास हैं कि अगर इसमें किसी एक को समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि 4-5 और तो साथ होंगे उसके, ठीक है। तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, वो मेरा हेडेक है, मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है, वो मेरा हेडेक है कि कंटेंट मैं किस तरीके से कवर करवाता हूँ आप लोग, ठीक है। आप लोगों का काम है अपने आप को कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना, ठीक है। हैविंग सेड दैट, ये जो आज का जो लेक्चर है ये आखिरी लेक्चर्स में से शामिल है जिसके अंदर हम बिगर पिक्चर देख रहे हैं, और इस बिगर पिक्चर के अंदर बहुत सारी डिटेल्स इस तरह हैं जो कि हम अभी कवर ही नहीं कर रहे। यहाँ पे आपको एक मेजर मोटा कॉन्सेप्ट इन 2 लेक्चर से, जो लास्ट लेक्चर था और जो आज का लेक्चर है, एक मोटा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, विच इज एब्स्ट्रैक्शन। इनपुट आता है, आउटपुट जनरेट होता है, इंटरनल्स के साथ हमारा काम नहीं होता। ये इसेंशियल कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इतनी 50 दफ़ा मैं ये बात कर इस वजह से रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ये इंटरनलाइज हो जाए। इसके बाद का जो लेक्चर है उसके अंदर भी एब्स्ट्रैक्शन ही है, लेकिन थोड़ी सी फिर हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ज़ीरो। वहाँ पे फिर सारी की सारी चीज़ें हम ख़त्म कर देंगे और हम फिर बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे कि हम करना क्या चाह रहे हैं। और उस वक्त जिन लोगों की नॉलेज पहले से है वो थोड़ा सा शायद बोर होंगे, ठीक है। तो चूंकि वो डिफरेंस होता है और इस ITC के कोर्स का एक मकसद ये है कि सारों को एक लेवल के ऊपर ले आया जाए, मोर और लेस, ठीक है। कोई एक आध बीच में आ जाता है, बहुत ज़्यादा आकर बंद होता है, तो खैर है, वो उसको हमारे साथ गुजारा करना पड़ता है 4.5 साल। इधर भी एक सीनियर है, वो बेचारा, उसको जो बात कोई पढ़ाने के लिए आता है तो उसको पहले से आती है, तो बस ठीक है, वो बस गुजारा करता है। तो ऐसा कोई ना कोई बंदा बीच में आ जाता है, लेकिन वो गुजारा ही करेगा। बाकी जो है हम चाहते ही हैं कि सारे एक लेवल पे आ जाएं। तो कुछ जगहों पे हम थोड़ी सी एडवांस बात करेंगे और आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को पुश करना पड़ेगा। कुछ जगहों पे हम थोड़ी सी बेसिक बात करेंगे, तो जिन लोगों को पता है उनको थोड़ा गुजारा करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ आ रही मेरी? बार बार मैं शुरू में ये बातें इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जब सेशनल 1 हो जाएगा तो उसके बाद तक हम ऐसी जगह पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे ये बातें बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा प्रोसेस थोड़ा क्लियर हो चुका होगा। तो चूँकि ये इंट्रोडक्शन का कोर्स है, इस वजह से मैं रिपीटेडली ये बातें कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये वाली जो प्रोसेस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये प्रोसेस आपको अपने पूरे 4 साल के लिए अच्छे तरीके से हजम हो जाए, ठीक है। उर्दू में हजम का लफ्ज़ है, मुझे इससे अच्छा लफ्ज़ कोई नहीं आता। इंग्लिश में अच्छा लफ्ज़ है ज़रा कि इंटरनलाइज हो जाए, कि आपका दिमाग खुद इसको एक्सेप्ट कर ले कि ये इस तरीके से होता है, ठीक है जी। तो ये कुछ बुनियादी बातें थी। अगेन आगे कोई भी किसी भी किस्म का मसला हो तो कोशिश ये करें कि क्लास के बाहर तक ना छोड़ें,
क्लास के अंदर ही आपको अगर कन्फ्यूजन कोई क्रिएट होने लगी है, लग रहा है कि जैसे अब थोड़ा सा मुझसे स्लिप हो रहा है और 2 मिनट के बाद मुझे समझ नहीं आएगी, तो अभी से हाथ खड़ा कर दें, ठीक है, कि ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही, इसको अभी क्लियर करें, ठीक है, समझ आ रही बात की। उस वक्त तक का इंतजार ना करें जबकि बिल्कुल ही सर के ऊपर से जानी शुरू हो जाए बात, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अगेन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है थोड़ी सी एक और बिगर पिक्चर लेने की, और कॉन्सेप्ट वही है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन का, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्शन को हम मल्टीपल एग्जाम्पल से कवर करने की कोशिश करेंगे। और चूंकि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म की एग्जाम्पल्स हैं और कंप्यूटर साइंस के डिफरेंट एरियाज में से ये आएंगी, तो यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू फुली अंडरस्टैंड दिस। इसमें आप में से कुछ लोगों को ऐसा ही लगेगा जैसे आप लोगों को इस तरह तैरना नहीं आता और पानी में आपको फेंक दिया गया, ठीक है। तो परेशान होने की अगेन कोई ज़रूरत नहीं है। सवाल कोई आता है ज़रूर करें, सवाल पूछने से मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ये सारी मुख्तलिफ चीज़ें बताना मकसद ये है कि कल को जब हम फर्दर डाउन द लाइन कोर्स के अंदर जब मैं कोई बात करूँगा तो आपको कहूँगा जी फलां जगह पे मैंने ये बात की थी पिछले 1-2 लेक्चर्स में, तो वहाँ पे ये चीज़ उधर फिट हो रही थी। तो ये बेसिकली आपको वो पूरी की पूरी पेंटिंग दिखाना है, ताकि कल को जब आपको कोई एक दरख्त के ऊपर हम तफसील से बात कर रहे हो तो आपको ये पता हो कि ये दरख्त का कॉन्टेक्स्ट क्या है, आगे पीछे किस चीज़ के साथ ये जाके लगता है। मिसाल के तौर पे इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एग्जांपल करेंगे और उस एग्जांपल के अंदर हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्ड करेंगे कि मैंने कुछ नहीं करना, मैंने दूसरे के ऊपर काम डालना है, ठीक है। इसके जरिए से हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे फिर ये तफसील हम दोबारा नहीं करेंगे, मैं आपको ये बता दूंगा कि ये याद है ना कि हम औरों के सर पे काम डाला करते थे, तो ये लेक्चर वहाँ इस एक जुमले के लिए मैंने ये सारी तफसील आपको बताई है, ठीक है जी। अच्छा जी, ठीक है। तो बुनियादी तौर पे इन 2 लेक्चर्स का मकसद ये है, तो ये सिचुएशन होगी थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन अगेन इसका मतलब नहीं कि सवालात नहीं पूछें, सवाल ज़रूर पूछें, ठीक है। जितना अपने आप को क्लियर कर सकते हैं करें। अगर कोई ऐसी तफसील होगी जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कह दूंगा कि ये तफसील अभी छोड़ दें, ठीक है। अच्छा जी, हम लोगों ने लास्ट टाइम जहाँ पे बात छोड़ी थी वो ये छोड़ी थी कि हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ये कहते हैं कि ये सोल है सारे कंप्यूटर का, ठीक है। अब इस बात को ज़रा गौर से देखें कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है, ये भी मैंने अपनी जेब से बनाई है, ठीक है, अभी नहीं बनाई, लेकिन बहरहाल अभी रिसेंट पास में बनाई है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जो कि कंप्यूटर के अंदर होने वाले सारे मसलों को हल करने की सलाहियत रखता है, या उसको ये पता है कि ये मसला किसके हवाले करना है, ठीक है, जारी ने बात की, या खुद हल कर सकता है या उसको पता है कि किसके हवाले करना है कि वो हल कर ले, ठीक है। ये वो मेन सॉफ्टवेयर है आपके कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। सॉफ्टवेयर से क्या मुराद है कि इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस कोई नहीं है, इसकी एक वर्चुअल एग्जिस्टेंस है, आप इसको हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन बाकी सारे के सारे काम जो है ये वैसे ही करेगा जैसे कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस रखने वाली चीज़ करती है, ठीक हो गया जी। तो अब आपके पास ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि या सारे काम कर सकता है या इसको पता है कि काम किसके हवाले करना है, ठीक हो गया जी। ये हमने अभी ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन कर दी। तो इसको इस सेंस में हम ये कह रहे हैं कि ये सोल है कंप्यूटर की, कंप्यूटर को बेसिकली चलाता है, इसी वजह से इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि ये आपके पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है, ठीक है, उसको चलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स की वजह से आपके जो कंप्यूटर होता है या इवन आपका यूज़र का बिहेवियर जो है वो डिफाइन होता है। मिसाल के तौर पे अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जो कि माउस को नहीं पहचानता, ठीक है, उसके अंदर माउस का कॉन्सेप्ट अगर नहीं है, तो आपकी जितनी इंटरेक्शन माउस के जरिए से आप किसी भी कंप्यूटर के साथ करते हैं वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये कोई हाइपोथेटिकल नहीं है। आपके पास ये जो लास्ट टाइम हमने देखा था कि सर्वर मशीन्स होती हैं आपके पास, तो सर्वर मशीन्स में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर वहाँ पे स्क्रीन नहीं लगी होती। 5000 अगर सिस्टम्स हैं तो 5000 स्क्रीनें नहीं होती, स्क्रीन हार्डली कहीं पे एक आध के ऊपर लगी होगी, ठीक है। तो जितनी इंटरेक्शन होती है वो सारी की सारी कमांड लाइन के जरिए से होती है, ठीक है। तो जब आप कमांड लाइन के जरिए से करेंगे, एक आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, उसके अंदर आप टाइपिंग करते हैं, ठीक है, कमांड लाइन हो गई वो। तो अब चूंकि आप कमांड्स टाइप करके सारी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आपके पास जो माउस वाली इंटरेक्शंस हैं, जो माउस वाले बिहेवियर्स हैं, वो सारे के सारे एग्जिस्ट ही नहीं करते। माउस को मूव करें, अगर आपको माउस नहीं मूव करना आता आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने कभी माउस की शक्ल ही नहीं देखी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो काम आप माउस के जरिए से कॉपी पेस्ट किया करते थे, अब आप वो नहीं कर सकते। अगर आपने फाइल्स को मूव करना है, आप किसी और तरीके से मूव करेंगे, ठीक है। आपने ईमेल खोलनी है, आप किसी और तरीके से ईमेल खोलेंगे, समझ आ रही बात की। तो आपका बिहेवियर या जो इंटरेक्शंस आपकी कंप्यूटर के साथ होती हैं वो डिफाइन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कैपेबिलिटीज होती हैं वो डिफाइन करती हैं उनको, ठीक है जी। ये बात समझ आ रही है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक टिपिकल विंडोज़ के यूज़र्स हैं तो आप अक्सर काम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के जरिए से करते हैं, ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से क्या मुराद है कि ये एक ऐसी इंटरफेस यूज़र को प्रोवाइड की जाती है जिसके अंदर ग्राफिक्स होते हैं, यानी कि आपको नज़र आ रही होती है कोई चीज़। एक विंडो ड्रॉ हुई तो विंडो आपको नज़र आ रही है, आप उसके अंदर जाके एक आइकन से आपको नज़र आ रहा होता है, आप उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है,
ठीक है, इसको कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विंडोज के अंदर कॉमन है। अगर आपने कोई भी काम करना है तो आमतौर पे आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से करते हैं। अगर आपने नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है तो पहले आप एक तार ला के हार्डवेयर में लगाएंगे, ठीक है। बाय द वे आप लोगों की लैब में हार्डवेयर वाला किस्सा हो गया कि नहीं हो गया? अभी तक नहीं हुआ। वो हार्डवेयर वाला जो पोर्शन है वो मैंने लैब वालों से रिक्वेस्ट भी कर दी है, जो आपके इंस्ट्रक्टर ने लैब के, उनसे मैंने रिक्वेस्ट कर दी है कि इनको हार्डवेयर वगैरह जितने हम दिखा सकते हैं वो इनको ज़रा दिखा दें, ठीक है। जिन लोगों ने पहले नहीं देखे हुए कि रैम क्या होती है, ये बदला होती है, ठीक है। वो आप इंटरनेट पे भी बड़ा आराम से सर्च करके देख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आपको सारे मिल जाएंगे, लेकिन फिजिकल देख लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो वो उनको मैंने रिक्वेस्ट कर दी है वैसे। तो बहरहाल आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है विंडोज़ में। कॉमन ये है कि अगर आपने नेटवर्क एस्टैब्लिश करना है, इंटरनेट का कनेक्शन आपने PTCL से लिया, विंडोज़ में आप उसको कन्फिगर करना चाह रहे हैं, तो आपके पास कोई जगह होगी, वहाँ पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, फिर कुछ और क्लिक करेंगे, फिर कुछ थोड़ा बहुत टाइप करेंगे, फिर क्लिक करेंगे। तो बेसिकली ग्राफिकल इंटरफेस में आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो विंडोज़ का आम बिहेवियर ऐसा है, जबकि लिनक्स का जो बिहेवियर है वो आम तौर पर है शेल के जरिए से। दिस इज नॉट टू से कि लिनक्स में GUI नहीं है, लिनक्स में GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है, लेकिन जिन लोगों का लिनक्स में थोड़ा सा तजुर्बा ज़्यादा हो जाता है उनको ये पता चलता है कि लिनक्स के अंदर जो हमें कमांड प्रॉम्प्ट खोल सकते हैं, ठीक है जी। सवाल है तो कुछ आंसर। एक कमांड प्रॉम्प्ट जो हम लिनक्स में खोल सकते हैं, ये आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट है। मिसाल के तौर पे मैं इसमें लिखता हूँ कॉपी, ठीक है, समथिंग समथिंग समथिंग। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट आप जिस तरह मैंने अभी आराम से खोल लिया है, लिनक्स में आप बड़ी आसानी से खोल सकते हैं। एक प्रॉपर शॉर्टकट की होती है, आप वो दबाते हैं फौरन खुल जाता है, ठीक है। तो आमतौर पर जो पावर यूजर्स होते हैं लिनक्स के, वो अक्सर काम कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए से करते हैं, ठीक है। पावर यूजर से मुराद है जिनका तजुर्बा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जो काम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हो सकता है, मिसाल के तौर पे एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करना, जो कि आपके ख्याल में शायद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ज़्यादा आसानी से होता है, वो लिनक्स वाले आम तौर पे कमांड प्रॉम्प्ट से करते हैं। क्यों? क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जब आपका थोड़ा सा तजुर्बा हो जाए तो दैट इज एक्चुअली फास्टर देन यूजिंग अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ये शुरू में थोड़ा हजम करने में मुश्किल होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं एक जगह पे राइट क्लिक करके उधर पेस्ट कर रहा हूँ या उसको ड्रैग करके उधर ड्रॉप कर रहा हूँ, तो उससे ज़्यादा कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर कमांड टाइप करना तेज आखिर कैसे हो सकता है? चाहे जितनी भी तेज टाइपिंग स्पीड हो, मुझे लिखना पड़ेगा ना कि ये कॉपी, और फिर पूरी मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सी फाइल, ठीक है। कुछ भी ना हो तो फाइल का नाम तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, और फिर कहाँ इसको कॉपी करना है वो भी मुझे बताना पड़ेगा। तो ये सारी कहानी लिखना तेज कैसे हो सकता है, ठीक है। ये दिमाग थोड़ा सा मानने पे तैयार नहीं होता। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि नंबर एक, जब आपका तजुर्बा ज़्यादा हो जाता है तो टाइपिंग के अंदर आपकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। नंबर दो, मैं आपको एक साइंटिफिक प्रूफ इस बात का दे सकता हूँ कि ये कैसे काम करती है, ठीक है। तो थोड़ा सा गौर से सुने, इसका हमारी कंप्यूटर साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हाईली एप्लीकेबल है हमारी फील्ड में, इस वजह से मैं ये तफसील बताया करता हूँ। आपके पास जब आप माउस से कोई काम करते हैं, मिसाल के तौर पे फाइल्स आप लोगों ने कॉपी की है माउस से, फाइल को पकड़ते हैं, उधर दूसरी विंडो में जाके छोड़ देते हैं, कॉपी हो जाती है, ठीक है। नहीं ठीक, कोई इंटरेक्शन आप लोगों ने कोई भी सभी इंटरेक्शन कर लें, आपके पास MS वर्ड आपने खोला, सेव के ऊपर आपने क्लिक करना है तो माउस लेके जाएंगे, बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। इस किस्म की इंटरेक्शन आप लोगों ने की है। अब देखें, इस काम को करने के लिए कि माउस को मूव करो, सेव वाले बटन तक लेके जाओ कर्सर को, और फिर बटन को क्लिक करो, इसके लिए आपको दो बॉडी पार्ट्स की जरूरत होती है। एक आपको अपना हाथ चाहिए जिसके जरिए से आप माउस मूव करेंगे, दूसरी आपको अपनी आंखें चाहिए जो जिनके जरिए से आप देखें कि कर्सर कहां पहुंच गया है। अगर आप देख नहीं रहे स्क्रीन की तरफ तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप उस सेव के बटन तक पहुंचेंगे। ये बात ठीक है? बगैर देखे तो नहीं पहुंच सकते ना, सही है। और एक ऑब्वियसली दिमाग चाहिए कि कर क्या रहे हैं, लेकिन बात तो ये दो तो आपको चाहिए। अगर यही काम आप कमांड प्रॉम्प्ट पे कर रहे हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट में जो चीज आपने टाइप की है, अगर आपकी टाइपिंग एक्यूरेट है, तो अगर आपकी आंखें बंद हो या आप कहीं और भी देख रहे हो तो आप वही चीज टाइप कर सकते हैं। आंखों की जरूरत नहीं है। हमारा जब तजुर्बा नहीं होता उस वक्त हम देखते हैं स्क्रीन को ताकि हमें पता चले कि हम सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे, लेकिन देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो के प्रेस करना, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, के को प्रेस करना, ए को प्रेस करना, या COPY को प्रेस करना। आप चाहे कीबोर्ड को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, स्क्रीन को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, अगर आपकी उंगलियां सही कीज को प्रेस कर रही है तो कॉपी की कमांड वहां पहुंचेगी, ठीक है। अग्रीड? किसी को इख्तिलाफ तो नहीं है? तो आंखों की जरूरत नहीं है। अब इससे होता क्या है कि जब आप दो बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हाथ और आंखें, तो आपकी हाथ और आंखों के दरमियान में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने के लिए आपके दिमाग की जरूरत है, ठीक है। दिमाग कोऑर्डिनेट करेगा क्योंकि ये अलग इसके अपने न्यूरॉन्स हैं और आंखों के अपने न्यूरॉन्स हैं। दोनों के दरमियान में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने के लिए कि दोनों एक साथ मिल के काम करें, दिमाग की बीच में जरूरत है। जबकि जब सिर्फ आपके हाथ कोई टाइपिंग कर रहे हैं उस वक्त आपके दिमाग की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके हाथों के अंदर
एक किस्म की मेमोरी होती है जिसको फ्लैश मेमोरी कहा जाता है, आप लोग सर्च कर सकते हैं इसके ऊपर, इसको कहते हैं फ्लैश मेमोरी। कि जब आप कोई चीज़ टाइप करना आपको पता है तो अगर आप डी टाइप करते हैं तो आप इस तरीके से टाइप करते हैं। आपने मेरी उंगलियों को देखा है किस तरह मूव हुई है, ठीक है, तो ये एक्चुअली टी एच ई है, ये टी है, ये एच है, ये ई और ये स्पेस है, ठीक है। स्पेस मैंने बोला नहीं, लेकिन मेरी उंगलियों को पता है कि भाई टी एच ई के बाद स्पेस दबाना होता है, तो ये इसने खुद दबाया है, ठीक है। समझ आ रही बात की, मेरी बात पे एतबार नहीं है तो फ्लैश मेमोरी पे सर्च कर लें, आप लोगों को खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि फ्लैश मेमोरी कंप्यूटर साइंस पे सर्च कर लें, आपको पता लग जाएगा। इसके पीछे बाकायदा साइकोलॉजी की और उसकी अपनी न्यूरो साइंस की अपनी कहानी है लंबी चौड़ी। हमारे यहाँ पे जो कंसर्न है वो क्या है कि अब फ्लैश मेमोरी की वजह से आपके हाथ आपकी कमांड्स को खुद इशू कर सकते हैं, आपका दिमाग फ्री है फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आप कंप्यूटर के आगे आके बैठे हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका दिमाग फारिग है, आपका दिमाग हाथ और आंखों के दरमियान में कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर वो 1 मिलीसेकंड के लिए, 1 मिलीसेकंड से भी कम के लिए अगर वो अपने प्रॉब्लम को छोड़ के हैंड आई कोऑर्डिनेशन की तरफ जाता है, तो जब वो वापस आता है तो उसको उस कॉन्टेक्स्ट को दोबारा एस्टैब्लिश करने में थोड़ी सी देर लगती है, तो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो फोकस होता है वो खराब होता है, ठीक है। समझ आ रही बात की, जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एक ब्रीफ बताया था बिल्कुल पहले लेक्चर में कि टाइपिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, तो ये उसका एक सबूत है, सबूत कह लें इसको या आर्ग्यूमेंट कह लें, कि उसके हक में एक आर्ग्यूमेंट है कि जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपका दिमाग जो है वो फोकस कर सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। और ये आप लोगों को मैंने बार बार इसी वजह से बताया कि हमारा कंप्यूटर साइंस में जो मेन मकसद है दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर कोई चीज़ इतनी सी भी हेल्प करती है तो दैट इज यूजफुल टू अस, जबकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये वो तकरीर है जो कि मैं लिनक्स के हक में अक्सर किया करता हूँ। तो लिनक्स जो है वो चूंकि आपको शेल कह लें या कमांड लाइन कह लें, कमांड प्रॉम्प्ट कह लें, ये सारे एक ही मुराद है फॉर द टाइम बीइंग, थोड़ा सा फर्क होता है लेकिन हमारे लिए एक ही चीज़ें सारी। तो लिनक्स आपको सपोर्ट करता है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जाके काम करें तो आपका काम आसान होगा। विंडोज़ अपनी हत्तल मकदूर कोशिश करता है, हत्तल मकदूर पे समझते हैं कि जितना उसका वस कर होता है वो कोशिश करता है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट पे ना जाए। पहले तो कमांड प्रॉम्प्ट उनका थका हुआ है एक नंबर, फिर उसके बाद आप उसको कुछ और कह रहे होंगे वो कुछ और कर रहा होगा, ठीक है। आप उसके अंदर जो काम करना चाहें वो मुश्किल है उसके अंदर। उसका सबूत ये है कि विंडोज़ वालों ने एक नया कमांड प्रॉम्प्ट बनाया जिसका नाम है पावर शेल, ठीक है। पहले होता था डॉस प्रॉम्प्ट, वो इतना थका हुआ था कि विंडोज़ वालों ने खुद एक्सेप्ट किया कि बहुत सख्त फजूल सॉफ्टवेयर है, तो उन्होंने उसी के पैरेलल विंडोज़ के अंदर ही एक और चीज़ बनाई है जिसको कहते हैं पावर शेल, और वो उससे बड़ी शर्मोल है, एक नंबर का फजूल सॉफ्टवेयर है। तो विंडोज़ वालों को खुद पता है कि ये मसला हमारे पास, लेकिन विंडोज़ की अगेन जो हमने बताया उसकी साइकोलॉजी फ़र्क है, वो चाहता है कि आप GUI को इस्तेमाल करें। तो जब वो आपको शेल प्रोवाइड भी करते हैं तो वो ऐसा होता है कि वो आपको GUI पे जाने से रोकता नहीं है। जी किसने बोला, क्या बोला? GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं और आप माउस वगैरह के जरिए से देख के इंटरेक्शन कर रहे हैं। और आपके पास पावर शेल ऐसा ही है जैसे डॉस प्रॉम्प्ट देखा है आप लोगों ने, इस किस्म का एक प्रॉम्प्ट होता है जिसमें आप टाइपिंग करके कमांड देते हैं। तो पावर शेल के अंदर उन्होंने कुछ पावर ऐड की है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की है उन्होंने, ठीक है। ऐसे ही है जैसे एक साबुन होता है और अगली दफ़ा वो नया आ जाता है, ठीक है। तो पहला वाला साबुन भी बड़ा अच्छा था और ये वाला उससे ज़्यादा अच्छा है और अगला वाला इससे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो नाम मैं नहीं ले रहा, रिकॉर्ड हो गया, मुफ्त की एडवर्टीजमेंट नहीं करते। लिनक्स, आपके पास विंडोज़ जानते हैं आप लोग सारे, आप लोगों ने विंडोज़ इस्तेमाल किया है, ठीक है। अच्छा ये सारी कहानी मैंने कर ली, उसके बाद सवाल ना करें, शुरू में सवाल करें। अभी भी कर लिया तो अच्छी बात है, लेकिन शुरू में किया करें। आपके पास विंडोज़, ये अभी आप देख रहे हैं, आपको विंडोज़ नज़र आ रही है, अच्छी बात है। हमारे पास अभी दोनों है, हम आपको दिखा सकते हैं। ये आपको एक जगह नज़र आ रही है जिसमें विंडोज़ है, ठीक है। दरमियान में जो विंडो आपको एक नज़र आ रही है उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है विंडोज़, और जो बाहर आपको पूरी की पूरी स्क्रीन नज़र आ रही है उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है मैक OS, ठीक है। इसका नाम है मैक OS। ये मैक एक अलग एप्पल वाले जो हैं ये मैक OS बनाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक ओपन सोर्स, अब उस कंपनी का कोई नाम नहीं क्योंकि लिनक्स कोई कंपनी नहीं बनाती, लेकिन एक कलेक्शन ऑफ पीपल हैं जो कि लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो लिनक्स बहुत ज़्यादा मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर्वर्स की जो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को सारा होता है, तो सर्वर्स पे अक्सर जगहों पे लिनक्स होता है। बहुत ज़्यादा स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम खुद बहुत ज़्यादा स्टेबल है, सिक्योर है, बहुत सारे फायदे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इट्स एन अल्टरनेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम। वो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, वो एक ज़रा डिफरेंट किस्म की बहस है। Ubuntu आमतौर पे हम सजेस्ट ये करते हैं, वो इस काम के लिए नहीं है, ठीक है। ये काली वाली बहस जो है तो ये आप लोग बाद में मेरे साथ कर सकते हैं, ठीक है। काली लिनक्स इस काम के लिए नहीं है, ठीक है, वो आम इस्तेमाल की नहीं है, ठीक है। लेकिन बाहर ये डिस्कशन बाद में आप कर सकते हैं। लिनक्स, ठीक है, समझ आ गया, इट्स अ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अंदर जब आप जाएंगे तो इसी तरीके से आपको विंडोज़ खुली हुई नजर आएंगी। विंडोज़ से मुरादी ये जो एक डब्बा सा होता है, ठीक है। विंडोज़ वालों ने नाम इसका विंडोज़ रखा हुआ है तो हमें ज़रा समझाने में मुश्किल होती है। विंडो बेसिकली इस फ्रेम को कहते हैं जिस फ्रेम के अंदर हम
एप्लीकेशन लोड करते हैं और उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो लिनक्स में भी आपको इस सेंस में विंडो का प्लूरल जो है वो नजर आएगा, ठीक है। विंडोज नजर नहीं आएंगी वहाँ पे आपको, क्योंकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन विंडोज नजर आएंगी आपको, ठीक है। होपफुली दैट्स क्लियर जनाब। हम एक ही लैपटॉप में विंडोज को लिंक कर सकते हैं ये वाला इशू भी आप बाद में डिस्कस कर सकते हैं। जिन लोगों को ये कंसर्न हो मेरे साथ बाद में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली सारी किस्सा कहानी ऑपरेटिंग सिस्टम में तफसील से पढ़ाई भी जाती है वैसे, ठीक है। वैसे डिस्कस मेरे साथ बाद में कर सकते हैं, ठीक है, हमारे खास कोर्स के साथ इसको बिल्कुल, ठीक है। तो लिनक्स जो है ये ऐसा ही है कि अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो आप लोग बजाय इसके कि विंडोज इंस्टॉल करें, आप लोग लिनक्स इंस्टॉल कर लें, ठीक है। उसमें अगर किसी को कोई कंसर्न वगैरह हो, हेल्प वगैरह आपको मिल सकती है, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, उसमें हम हेल्प आपकी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा किस्सा कहानी इस बात पे था कि लिनक्स इंस्टॉल करें, लिनक्स को यूज़ करें, बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा भी कह रहा हूँ, आइंदा भी कहता रहूँगा, ठीक है। कहते कहते थकता नहीं हूँ इस बात पे, ठीक है जी। तो ये बात क्लियर होगी कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपकी इंटरेक्शंस को डिफाइन करते हैं कि आप इंटरेक्शंस कैसे करेंगे, सही है। अब हम उसको थोड़ा सा खोलना चाह रहे हैं कि वो इंटरेक्शन होती किस तरीके से है, ठीक है। तो वो इंटरेक्शन जिस कॉन्सेप्ट के जरिए से होती है उसको कहा जाता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस लास्ट टाइम याद है हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि इंटरफेस वो जगह होती है कि मिसाल के तौर पे ये हमारा एक एब्स्ट्रैक्शन वाला डब्बा है, इसके साथ हम जिस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, जिस तरीके से इसके साथ हम बात करते हैं और इससे कोई फीडबैक वापस लेते हैं, इसको इंटरफेस कहा जाता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक इंटरफेस है, यानी कि इसके जरिए से हम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बात करेंगे, ठीक है। प्रोग्रामिंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है और आमतौर पे एप्लीकेशंस को प्रोग्राम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन से मुराद है वो सॉफ्टवेयर जिनके साथ यूजर इंटरैक्ट करता है आमतौर पे। तो यूजर इंटरैक्ट करेगा एप्लीकेशन के साथ, एप्लीकेशन इंटरैक्ट करेगी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो एप्लीकेशन इंटरैक्ट करेगी उसके दरमियान में जो इंटरफेस इस्तेमाल होगी उसको कहा जाएगा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है जी। ये बात क्लियर है जी। बताता हूँ, आपका यूजर इंटरैक्ट करेगा एप्लीकेशन के साथ, ठीक है, माउस से करेगा या टाइप करके करेगा या जिस भी तरीके से वो इंटरैक्ट करेगा एप्लीकेशन के साथ। अब एप्लीकेशन का काम ये है कि एप्लीकेशन वो काम करवाए ऑपरेटिंग सिस्टम से, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन याद करें वो बंदा है जो कि सारे के सारे काम कर सकता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन खुद बेचारी, हमारा ब्राउजर जो था वो खुद कुछ नहीं कर सकता था, उसने ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा कि मेरे लिए ये काम कर दो। तो इस तरीके से हम जब किसी एप्लीकेशन के साथ इंटरैक्ट करते हैं, एज ए यूजर हम इंटरैक्ट करते हैं, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करती है, ठीक है। और इंटरैक्ट करने के लिए जो वो तरीका इस्तेमाल करती है उसको कहा जाता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, क्योंकि वो इंटरफेस है ऑपरेटिंग सिस्टम की जिसके जरिए से कोई एप्लीकेशन उसके साथ इंटरैक्ट करती है। और प्रोग्रामिंग, क्योंकि आमतौर पर हम इसको प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब हम कोई सॉफ्टवेयर लिखते हैं उसको आमतौर पर प्रोग्रामिंग कहा जाता है। तो सॉफ्टवेयर लिखने के दरमियान में हम इन इंटरफेसेस को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। बात समझ आई, ठीक है। ये अगेन ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कैसे अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, क्या की बात कर रहे हैं। ये एक इंटरफेस है जिसके जरिए से आप आपकी एप्लीकेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बात करती हैं, ठीक है। दरमियान में प्रोग्रामिंग का लफ्ज बस आप अगर इग्नोर भी कर दें तो फर्क नहीं पड़ता। तो एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जिस तरह इंटरैक्ट करती हैं, जिस तरीके से इंटरैक्ट करती हैं, ठीक है, कैसे के साथ अभी हमारा कोई काम नहीं है, ठीक हो गया। एग्जाम्पल अभी आगे इसकी देखते हैं। तो इसको कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या इन शॉर्ट API, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है आजकल, थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे भी आज के लेक्चर में इंशाल्लाह, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है और इसके ऊपर आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आजकल जिस तरीके से सॉफ्टवेयर बनते हैं, इट्स अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन हाउ टू एक्चुअली राइट कोड, ठीक है। कोड जो आप लिखते हैं जिसके जरिए से आप एप्लीकेशंस बनाते हैं, उसके अंदर ये APIs को समझना एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है एंड इट्स नथिंग मोर देन द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अभी आप कहेंगे, अभी तो आपने कहा था एब्स्ट्रैक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी आप कह रहे हैं API बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो API इज एसेंशियली एब्स्ट्रैक्शन, कि आपके पास एक इंटरफेस होगी, उसके साथ आप बात करेंगे, वो आपको जवाब देगा। तो इट्स द सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर साइंस में इसका एक स्पेसिफिक नाम है जिसको हम API कहते हैं, ठीक है। इसी API को जब ऑपरेटिंग सिस्टम की टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है, एक डिफरेंट नाम है इसका, तो हम उसको कहते हैं सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल्स क्यों है? क्योंकि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को फोन में लाते हैं, हेलो जी ये फाइल मेरे लिए सेव कर दें, ठीक है। तो वही इंटरफेस है, लेकिन हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं सिस्टम कॉल, ठीक है। डिफरेंट नाम है ये उसी API का। जब वो API ऑपरेटिंग सिस्टम की हो तो हम उसको कहते हैं सिस्टम कॉल। जब वो किसी एप्लीकेशन की API हो कि एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन के साथ बात करना चाह रही है, फिर हम उसको सिर्फ API कहेंगे। समझिए बात की, अगर एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन के साथ बात करिए तो हम कहेंगे कि इसने API को इस्तेमाल किया। अगर एक एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बात करिए तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसने API को इस्तेमाल किया, और हम ये भी कह सकते हैं कि इसने सिस्टम कॉल को इस्तेमाल किया। सिनोनिम हो जाते हैं दोनों के, ठीक है। तो API जनरल कॉन्सेप्ट है
और सिस्टम कॉल जब आप उसको अप्लाई करें खास ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, ठीक है। लेकिन मजे की बात यह कि विंडोज वाले इसको एपीआई कहते हैं फिर भी, ठीक है। हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि लिनक्स जो है, लिनक्स अगेन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम कॉल को कहता है सिस्टम कॉल्स या सिस कॉल्स, सिस शॉर्ट फॉर सिस्टम, ठीक है। विंडोज के अंदर इसका एक स्पेसिफिक नाम है जिसको कहते हैं विन, यानी विंडोज 32, इसको छोड़ दें, ये आपको कुछ से बात पता चल जाएगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, और API, ठीक है। विंडोज की दो अकसाम है, एक विन 64 है, एक विन 32 है, ठीक है। पुराने ज़माने में विन 32 होती थी, आजकल विन 64 ज़्यादा कॉमन है। ये 32 बिट है, नहीं 16 नहीं, हाँ इसीलिए कह रहा हूँ ये बहस में ना पड़े ना, ठीक है। इसके साथ हमारे काम नहीं, बस विंडोज़ की जो API है उसका नाम है, ठीक है। असलम की जगह पे उन्होंने उसका नाम जो है विन 32 API रखा है, ठीक है। ठीक ठाक नाम नहीं रख सकते थे, सही हो गया। तो लिनक्स इसको सिस्टम कॉल कहता है, विंडोज़ इसको विन 32 API कहता है। अगर ये आपको नहीं भी पता और ये अगर आपको अभी 1 सेकंड के बाद भी भूल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैसी एक्स्ट्रा नॉलेज। अच्छा जी, ओके, अब क्या कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। हमारे पास सबसे नीचे क्या चीज़ होती है जिसके ऊपर सारे काम होते हैं, जो हम सारे काम करते हैं, फिजिकल मशीन, ठीक है। CPU भी सही है, लेकिन हम उसको अभी फिजिकल मशीन कह रहे हैं। मशीन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, एज अ टूल ये इस्तेमाल होती है। मशीन किस चीज़ को कहते हैं, जो चीज़ आपका काम आसान करती है, ठीक है। ये डेफिनेशन आप लोगों को वैसे पता होनी चाहिए। अच्छा, मशीन किस चीज़ को कहते हैं, ये तो कहीं फिजिक्स में पढ़ाते भी हैं शायद। एक मिनट, कोई डेफिनेशन वो बता रहे हैं जी। ह्यूमन एफर्ट को जो रिड्यूस करती है, तो इसलिए इसको मशीन कहते हैं, हमारा एफर्ट कम करेगा। अच्छा, आगे देखें, फिजिकल किसको क्यों कहते हैं, इसको फिजिकल क्यों कहते हैं। इसको फिजिकल इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसकी फिजिकल एक एग्जिस्टेंस होती है, आप इसको ठोक बजा के देख सकते हैं, ठीक है। समझिए, इसकी कोई एग्जिस्टेंस होती है और जिन चीज़ों की एग्जिस्टेंस होती है उनको फिजिकल कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ फिजिकल है। जबकि आप इस तरह समझ लें कि कोई प्रॉपर्टी है किसी चीज़ की, मिसाल के तौर पे किसी बंदे का बहादुर होना, तो बहादुर होना जो है वो फिजिकल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, उसकी कोई ज़ात नहीं है जिसको आप जाके सर के ऊपर हथौड़ी मार सकेंगे तुम बहादुर हो, ठीक है। वो बंदा बहादुर हो सकता है, तो आप बंदे के सर पर हथौड़ी मार सकते हैं, ऑल्दो के रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन बहादुरी को आप नहीं मार सकते, ठीक है। तो फिजिकल एग्जिस्टेंस, तो ये यहाँ पे ज़रूरी है कि हमारे पास एक फिजिकल मशीन है, ठीक है, जिसको कि आप लात मार सकते हैं, उसको लगेगी लात, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद एक और मशीन बनाएंगे, उसको लात नहीं लगती, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। आप ये ना कहेंगे वैसी फजूल बहस क्यों कर रहे हो। इसके ऊपर चलता है एक सॉफ्टवेयर जिसका कि क्या नाम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम क्या चीजें रन करते हैं, एप्लीकेशंस, ठीक है। क्लियर है, यहां तक तो मसला नहीं किसी को। अच्छा जी, अब एप्लीकेशन लेट से आपकी रन हो रही है MS वर्ड। आपने MS वर्ड के अंदर कोई दरखास्त लिखी कि हमें जुमेरात के दिन की छुट्टी दी जाए क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अपने घर, ठीक है। तो भेजने की कोई ज़रूरत नहीं, को मानता नहीं है, लेकिन बाहर अच्छे आप लोग लिख लें। आप उसको सेव करना चाहते हैं, गुजारा कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं शुक्र करेंगे आप लोग मेरे साथ क्लास हो। अच्छा जी, देखें, अच्छा देखें, अच्छा बस चुप छुट्टी पे इस तरह खुश हो गए सारे जाग गए। देखें इधर, आप लोगों के पास यहाँ पे MS वर्ड चल रहा है, ठीक है। MS वर्ड के अंदर आपने दरखास्त लिख ली, अब आप उसको सेव करना चाहते हैं। आपने सेव के बटन पे क्लिक किया, और से देखें इधर सारा लेक्चर इसी चीज़ के ऊपर चल रहा है। आपने सेव के बटन पे क्लिक किया, एप्लीकेशन के अंदर कोई कोड था जो कि सेव वाले काम को करने के लिए जिम्मेदार था, ठीक है। पूरी एप्लीकेशन बड़ी सी जिसने भी लिखी थी, MS वर्ड की टीम बैठी हुई थी, वो वहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने सेव वाला एक कुछ कोड लिखना था, उसने कुछ प्रोग्रामिंग करनी थी उसके लिए, ठीक है। अब मसला क्या है कि ये फाइल कहाँ जाके सेव होगी, हार्ड डिस्क के ऊपर, ठीक है। आपकी कोई हार्ड डिस्क होगी, उसके अंदर ये जाके फाइल ने सेव होना है, ठीक है, ताकि वहीं पड़ी रहे, जब आप कॉल को दोबारा कंप्यूटर ऑन करें तो वहाँ से आप उसको ले सकें। अब इशू ये है कि हार्ड डिस्क के बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, वेस्टर्न डिजिटल भी बनाती है, Seagate वाले भी बनाते हैं, किंगस्टन वाले भी बनाते हैं, हर एक के अपने मॉडल हैं, तो शिबा वाले भी कह रहे हैं वो बनाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हार्ड डिस्क बनाते हैं। अब हर हार्ड डिस्क फ़र्क है, उसके अंदर अपना जो हार्ड डिस्क का सॉफ्टवेयर होता है वो फ़र्क है। तो अगर MS वर्ड वालों को डायरेक्ट उसके साथ बात करनी पड़े, MS वर्ड ने अपना काम जो किसी के सर पर डालना है, ये तो अंडरस्टूड है, खुद तो नहीं करेगा, ठीक है, इसने अपना काम किसी के सर पर डालना है। तो अगर इसको हर हार्ड डिस्क के साथ बात करनी पड़े तो इसको उन सारों की ज़बान सीखनी पड़ेगी, जो कि हज़ारों की तादाद में हो सकती है, ठीक है। समझ आ रही बात की, मसला समझ आ रहा है कि इसने किसी को काम देना है तो काम देने के लिए उसके साथ बात तो करेगा, तो उसको काम देगा ना, तो उसके साथ बात करने के लिए उसकी ज़बान इसको आनी चाहिए, और ज़बानें बहुत ज़्यादा हैं। तो MS वर्ड की टीम क्या कहती है कि हम तो ये काम नहीं कर सकते भाई, हम और काम नहीं करेंगे, बाकी सारी एप्लीकेशन लिखेंगे, सेव के ऊपर ही हम बैठे रहेंगे सिर्फ। वो क्या कहते हैं कि वो विंडोज़ वालों को कहते हैं कि आप हमें एक
API दें, एक इंटरफेस दें जिसका नाम होगा सेव। हम आपको एक फाइल भेजेंगे और आप हमें वो सेव करा के देंगे। ठीक है, बात सही है। API में से एक इंटरफेस इस तरह की होगी जो कि सेव के लिए इस्तेमाल होगी। आप उस सेव वाले को कहेंगे कि इसको सेव कर दो, तो वो सेव करके आपको कहेगा कि हाँ जी मैंने सेव कर दिया, या मैं सेव किसी वजह से नहीं कर सका। ठीक है, हाँ या ना में वो आपको जवाब दे देगा। ठीक है जी जी। देखें, ये बात समझ आई कि एप्लीकेशन के अंदर कोई पीस ऑफ कोड होगा जिसने अब ये काम करना है। ठीक है, ये बात समझ आई कि आपके पास हार्ड डिस्क के मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं, हर एक का अपना तरीकाकार है काम करने का। तो अगर MS वर्ड को उन हार्ड डिस्क के साथ डायरेक्ट बात करनी पड़े तो इसके लिए अलग कोड लिखना पड़ेगा, इसके लिए अलग कोड लिखना पड़ेगा, इसके लिए अलग कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। तो MS वर्ड वालों ने अभी और कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इतना किया कि विंडोज वालों को कहा, जो विंडोज जो बना रहे हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले जो हैं, उनको कहा कि आप हमें एक इंटरफेस दें, हम आपको फाइल देंगे, आप हमें सेव करवा के दे दें। ठीक है, तो हमने अपने सर से उतार के विंडोज वालों के सर पे डाल दिया। MS वर्ड वाले जो थे, उन्होंने MS वर्ड के टीम ने अपने सर से काम उठा के विंडोज वाली टीम के सर पे डाल दिया कि ये कोड आप लिखें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम आपके सेव के फंक्शन को कॉल करेंगे और आप हमें वो सेव करा के दे दें। विंडोज वाले कहते हैं बिल्कुल जी, हम कर देंगे। ठीक है, उधर से तो काम इन्होंने ले लिया, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि करना तो इन्होंने भी खुद नहीं है। ये क्या करेंगे, ये अखबार में एक इश्तिहार दे देंगे कि भाई जो बंदा चाहता है, आप लोग हार्ड डिस्क अपनी बना रहे हैं, आप लोग अगर चाहते हैं कि विंडोज के साथ ये काम करे तो आप हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर साथ लिख कर देंगे जिसके साथ हम फारसी जबान में बात करेंगे, उसको फारसी आनी चाहिए। ठीक है, आगे खुदा करे कि आप जर्मन हैं कि चाइनीज हैं कि जो कुछ भी है, हम उसके साथ फारसी में बात करेंगे और उसको वो जर्मन जबान में, आपकी हार्ड डिस्क की जबान में वो ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, समझ आ रही बात की कि हर हार्ड डिस्क की जबान अपनी है, हर एक अपना तरीक़ाकार है, ऐसे कह रहे हैं। ठीक है, उस तरीक़ेकार को विंडोज वाले, जिस तरह MS वर्ड वाले नहीं कर सकते थे, विंडोज वाले भी तो 1000 के लिए नहीं लिख सकते, उनके भी और बहुत सारे काम हैं। वो क्या कहते हैं कि अगर आप लोग जो कि हार्ड ड्राइव बना रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ बात करें तो आप अपने हार्ड डिस्क के साथ हमें एक ट्रांसलेटर भी भेजेंगे जो कि हमारी ज़बान को आपकी ज़बान में चेंज करेगा। हम अपनी ज़बान बोलेंगे, हम किसी और की ज़बान नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम चाइनीज़ हैं, तो चाइनीज़ जो हैं जिधर भी चले जाएं वो अपनी ज़बान ही बोलते हैं, सिवाय मलेशिया के। मलेशिया में चाइनीज़ मले बोलते हैं, क्योंकि मले चाइनीज़ तो मशहूर है ना इस बारे में कि सिर्फ अपनी ज़बान बोलते हैं। मले लोग चाइनीज़ के साथ चाइनीज़ नहीं बोलते, उनके साथ चाइनीज़ भी मले बोलते हैं फॉर सम रीज़न। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, ट्रैक से मैं उतर गया, मुझे बताया करेंगे सर आप ट्रैक से उतर गए। हाँ, तो विंडोज़ वालों ने इश्तिहार दिया कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी हार्ड डिस्क विंडोज़ के साथ काम करे तो आपको हमें ये ट्रांसलेटर देना होगा। ठीक है, अब मसला ये है कि सारी दुनिया विंडोज़ इस्तेमाल कर रही है सिवाय हम लोगों के, तो हर हार्ड डिस्क वाला चाहता है कि मेरी हार्ड डिस्क विंडोज़ के साथ काम करे। तो हर हार्ड डिस्क वाले कहते हैं कि ठीक है, हम आपको अपना ट्रांसलेटर साथ देंगे। उनके लिए काम क्यों आसान है, क्योंकि सीगेट वाले सिर्फ सीगेट की हार्ड ड्राइव्स बना रहे हैं ना, तो वो अपने तरीक़ेकार पे समझते हैं, तो उनको सिर्फ अपनी हार्ड डिस्क के लिए ट्रांसलेटर लिखना पड़ेगा। वेस्टर्न डिजिटल वालों को सिर्फ अपनी हार्ड डिस्क के लिए लिखना पड़ेगा। तो विंडोज़ वालों ने एसेंशियली क्या किया कि 10,000 ट्रांसलेटर्स लिखने के काम को 10,000 डिफरेंट लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है ना, अब हर बंदा अपनी हार्ड ड्राइव के लिए एक ट्रांसलेटर लिखेगा। ठीक है, एक सेकंड में इसको यहाँ पे फिट करता हूँ, फिर आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। तो वो जब ट्रांसलेटर लिखेगा, लेट्स से यहाँ पे हमने एक हार्ड ड्राइव लगाई, ठीक है, ये सिंबल होता है स्टोरेज का, जब भी आपने कोई डाटा स्टोर करना हो तो सिलेंडर सा बनाते हैं। ठीक है, तो हार्ड ड्राइव भी स्टोरेज के लिए, तो इस तरह से हमने यहाँ पे बनाया। अब ये हार्ड ड्राइव बनाई लेट्स से वेस्टर्न डिजिटल वालों ने, तो ये वेस्टर्न डिजिटल वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को एक छोटा सा कोड देंगे जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास उसको रख लेगा। ठीक है, और जब भी ये सेव का फंक्शन आएगा तो ये सेव का फंक्शन अब अपनी जबान में ये इसको बताएगा। ठीक है, लेट्स से फारसी जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है, ये फारसी में उसको बताएगा, और ये जो बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, अब इसकी जिम्मेदारी है कि ये इसको समझाए कि विंडोज़ क्या कह रहा है। समझिए बात की, हमारी एप्लीकेशन ने विंडोज़ का कहा, विंडोज़ ने इस छोटे सॉफ्टवेयर को कहा, इस छोटे सॉफ्टवेयर ने अब हार्ड डिस्क से बात करना है, और चूंकि ये दोनों एक ही मुल्क से आए हैं तो ये एक दूसरे की जबान समझते हैं। और ये जो ये जो छोटा सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर जो है विंडोज़ के लिए लिखा गया है, इसलिए विंडोज़ की जबान भी समझता है। समझ आ गई बात की। ठीक है, तो ये जो छोटा सा यहाँ पे पिचौना बैठा हुआ है, इसको हम कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर और डिवाइस, ये जो हमारे पास कोई भी हार्डवेयर है। ठीक है, ये क्यों है, क्योंकि ये उस डिवाइस को चलाता है। ठीक है, वरना वो डिवाइस नहीं चलने वाली थी, विंडोज़ के हाथ पे होती तो कभी भी ना चलती। ये उसको चलाता है, इसलिए इसको डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। ठीक है, तो जब भी आप कोई नया हार्डवेयर लगाते हैं, जिन लोगों ने यूज़ किया उन्होंने देखा होगा कि वो आपको कहता है कि इसका डिवाइस ड्राइवर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि मैं इसके साथ बात नहीं कर सकता, आप मुझे वो ट्रांसलेटर ला के दें। तो फिर आप या इंटरनेट से जाके डाउनलोड करते हैं या इस किस्म का कोई काम करके वो सॉफ्टवेयर आप उसको ला के देते हैं।
और इसी वजह से जो विंडोज़ के ड्राइवर्स हैं वो लिनक्स में काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो विंडोज़ की ज़बान समझते हैं, विंडोज़ के लिए लिखे गए हैं। लिनक्स की ज़बान कोई और है, लिनक्स की ज़बान अगर आपको चाहिए तो उसके लिए एक अलग डिवाइस ड्राइवर होगा। समझ आ रही बात की? ठीक है, क्लियर है जी, बात समझ आ गई है कि आपकी जो एप्लीकेशन थी उसने एक एपीआई के जरिए से ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा, ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपनी एक एपीआई के जरिए से उस डिवाइस ड्राइवर को कहा, और डिवाइस ड्राइवर ने एपीआई के जरिए से एक्चुअल डिवाइस को कहा और उससे काम उसने करवाया। ठीक है जी, तो ये सारे का सारा काम क्या हो रहा है? अगेन हर जगह पे एब्स्ट्रैक्शन इन्वॉल्व है। ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, इसको देखें कि आपकी एप्लीकेशन को इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने हार्ड डिस्क के ऊपर खुद राइट किया या नहीं, उसने किसी और से करवाया, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को एक एपीआई पे कहना है कि भाई आप ये काम कर दें और इसका काम हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको जवाब में ये कहेगा कि हाँ जी आपका काम हो गया, जिस तरह ब्राउजर ने ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा था और ऑपरेटिंग सिस्टम ने आखिर में उसको जवाब दिया कि हाँ जी ठीक है हो गया काम। ठीक है जी, बात क्लियर है? कोई सवाल हो जी? अच्छा, इसमें अब ये जो आगे देखिए, मैंने आपको पहले बताया था क्लास के शुरू में कि ये मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल्स हम आपको एब्स्ट्रैक्शन की अभी दे रहे हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और दूसरी एग्जाम्पल के दरमियान में शुरू में शायद ताल्लुक आपको नजर ना आए, लेकिन आखिर में ले जाके हमें इस एग्जाम्पल को भी आखिर तक पहुंचते पहुंचते हम अपने मेन कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्शन से मिलाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बाद में जरा एक डिफरेंट उसे कर रहा हूँ, तो फ्लो थोड़ा सा आप लोगों को टूटता हुआ अगर महसूस हो तो खैर गुजारा करें। लेकिन कंप्यूटर जो है वो, अभी तक हमने एक कंप्यूटर की बात की, अगर आपके पास एक कंप्यूटर अकेला बैठा हो तो वो बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकता। आमतौर पे होता यह है कि मुख्तलिफ कंप्यूटर्स मिल के एक काम करते हैं। ठीक है, जिस तरह इंटरनेट है, या हमने लास्ट टाइम जो एग्जांपल देखी थी उसमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो है आपस में मिल के काम कर रहे थे। ठीक है, तो इस चीज़ को बेसिकली कहा जाता है सोशल पैराडाइम ऑफ कंप्यूटिंग, कि इसके अंदर ये एक किस्म की सोसाइटी ऑफ कंप्यूटर्स है। बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं। ठीक है, और मिल के एक दूसरे के साथ कामों में हेल्प करते हैं। ठीक है, जिसका मतलब है कि औरों के ऊपर काम डालते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डालता है, दूसरा किसी के ऊपर डालता है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे आपके पास कुछ ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनके अंदर कंप्यूटिंग पावर बहुत अच्छी होती है, जिसका मतलब है कि वो बहुत तेजी से काम कर सकते हैं। अगर आप उसको 1 मिलियन टाइम्स कोई दो नंबर्स को ऐड करने का कहें तो वो 1 सेकंड में कर लेगा। ठीक है, या कोई ऐसे होंगे कि अगर आप उनको 1 मिलियन की जगह 10 बिलियन कहें तो वो 1 सेकंड में कर लेगा। ठीक है, तो ऑपरेशन ज्यादा परफॉर्म कर सकते हैं वो। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कि इसके अंदर कंप्यूटेशन पावर ज्यादा है, यानी कि काम तेज कर सकता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है, आप उसके अंदर 15 GB की फाइलें सेव कर सकते हैं, आप उनके अंदर 50 GB की फाइलें सेव कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप लोगों ने लैब में ड्रॉपबॉक्स कर लिया इंस्टॉल। ठीक है, ड्रॉपबॉक्स आपने इंस्टॉल किया है, तो ड्रॉपबॉक्स के अंदर अगर आप कोई फाइल डालते हैं तो वो ड्रॉपबॉक्स वाले अपने सर्वर्स पे ले जाते हैं, वहां पे रखते हैं, क्योंकि उनके पास स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी हार्ड डिस्कें लगी हुई हैं, तो वो हमारे सारों का डाटा अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के पास, किसी के पास एक स्ट्रेंथ होती है, किसी के पास दूसरी स्ट्रेंथ होती है, सारे मिल के काम करते हैं ताकि एक ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सके। ठीक है, समझ आ रही बात की? तो अभी इसको हम देखना चाह रहे हैं कि एक्चुअली होता किस तरीके से है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक कंप्यूटर है जिसको कहा जाता है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर से एसेंशियली मुराद ये होती है कि इट्स अ वेरी पावरफुल कंप्यूटर। ठीक है, वेरी पावरफुल से मुराद है कि हमारे पास आमतौर पे यहाँ पे कुछ गीगाहर्ट्ज़ में होते हैं, और वो जो है तो वो टेराहर्ट्ज़ से भी आगे जाके कहीं पे, मतलब काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 2000, इतने ज़्यादा तेज़ कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, आमतौर पे ये इस्तेमाल होते हैं मिसाल के तौर पे बायोलॉजिकल सिमुलेशंस के लिए, कि अगर आपके पास एक अमीबा है और दूसरा अमीबा है और आप दोनों को रख दें तो टेम्परेचर इतना हो, फ्लां इतना हो, डींग इतना हो, तो इनकी पॉपुलेशन किस तरीके से ग्रो करेगी, तो वो सिमुलेट करते हैं उसको। ठीक है, एक्चुअली कोई अमीबा होता नहीं है कंप्यूटर के अंदर, वो आप रन करते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो वो सिमुलेशन बेसिकली रन करते हैं। सुपर कंप्यूटर्स इस किस्म के कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं, DNA वगैरह, ह्यूमन DNA उसको डिकोड करने के लिए, इस किस्म के मुख्तलिफ बड़े बड़े जो काम हैं उनके लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें आम कंप्यूटर जो है वो काम नहीं कर सकते। जी जी होते होंगे, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता मिलिट्री के बारे में, मैं नहीं जानता। आई एम नॉट श्योर, होते हो शायद हो, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, मैं असल में इस वजह से श्योर नहीं हूँ क्योंकि सुपर कंप्यूटर अक्सर किस्म की कंप्यूटेशन के लिए ज़रूरी नहीं है। आप लोग, जो कि नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे, कि ये जो इनकी इतनी ज़्यादा पावर है, उनको आप कमोडिटी हार्डवेयर से भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे अचीव कर सकते हैं? कमोडिटी हार्डवेयर इसको कहते हैं कि आप जाएं और जाके किसी दुकान से वैसे खरीद के लें। सुपर कंप्यूटर यहाँ पे गुलाजी में नहीं मिलता है। ठीक है, तो कमोडिटी हार्डवेयर जी, नस्ट के पास हमने सुना था मिनी है, सुपर नहीं है। मिनी सुना था एक ज़माने में, आई एम नॉट श्योर, हमें ज़रूरत भी नहीं है सुपर नहीं होंगे, मिनी होंगे। मिनी छोटा होता है थोड़ा, मिनी इसलिए उसको कहते हैं।
अच्छा, मुझे नहीं पता किसके पास कितने सुपर कंप्यूटर हैं। आगे चलें। तो बेसिकली सुपर कंप्यूटर का जो काम होता है वो हम कमोडिटी हार्डवेयर से भी कर सकते हैं। ठीक है, कमोडिटी हार्डवेयर से क्या मुराद है? जो कि आप जाके आम तौर पे खरीद सकते हैं। कैसे आप करते हैं उसको देखें, इंपॉर्टेंट बात वो है। आगे पीछे की कहानियां फजूल है। किधर रहता है मुझे बताया, मैं उसको फ़ोन करता हूँ। उसका फ़ोन नंबर मुझे ढूंढ के दे दे, मैं उसको फ़ोन करता हूँ। एनीवे, तो अब आप क्या करना चाहते हैं? आप सुपर कंप्यूटर को बेसिकली उसकी जो इमेंस स्ट्रेंथ है वो आप लाना चाहते हैं आम कमोडिटी हार्डवेयर के जरिए। ठीक है, तो वो किस तरीके से लेके आते हैं? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने एक कंप्यूटर लिया, उसको यहाँ रखा, दूसरा कंप्यूटर लिया, उसके साथ रखा, तीसरा यहाँ रखा, चौथा यहाँ रखा। ठीक है, अब इन सारों को किसी तरीके से आपने आपस में कनेक्ट कर दिया, हमें नहीं पता कैसे। ठीक है, आप क्या करेंगे कि इसके बाहर एक बनाएंगे डब्बा, और यहाँ से आपने जो काम करवाना है आप इसको भेजेंगे। ये चारों मिलके वो काम करेंगे, किसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में, चारों मिलके काम करेंगे, आपको आखिर में जवाब भिजवाएंगे। तो अगर ये चारों जो हैं सफिशिएंटली वेल ऑप्टिमाइज्ड हो, अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, तो आपका काम अगर पहले 3 घंटे में हो रहा था तो अब वो हो सकता है 1 घंटे में हो जाए। ठीक है, ये 4 कंप्यूटर लगाने पे। अगर आपने 4 की जगह में 5000 कंप्यूटर्स लगा दिए तो जो काम आपका 1 हफ्ते में हो रहा था वो 50 मिनट में हो जाएगा। कैसे होता है? मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूं कि हमारा जो काम है वो इसके साथ है कि हम इसको इनपुट देंगे, इसका आउटपुट बाहर आएगा। कैसे होता है के साथ हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, हाँ, ये मेन बात नहीं है, ये मेन बात नहीं है। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री करूंगा। आप, मुझे पता है कि आप किस सेंस में कह रहे हैं कि असल बात तो ये कि होता किस तरह है, लेकिन मैं ये जो 1.5 घंटा और 1.5 घंटा 3 घंटे इस बात के ऊपर ज़ाया कर रहा हूँ, वो ज़ाया मैं इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये बात पता चल जाए कि ये बात ज़रूरी नहीं है कि ये कैसे होता है। ज़रूरी ये है कि ये हो जाएगा, हमारे इसके साथ कोई काम नहीं है, ये ज़्यादा ज़रूरी है इस बात से। हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये सब्जेक्ट का नाम है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, वहाँ पे आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इलेक्टिव ऑफर भी करते हैं, 7वें 8वें सेमेस्टर में उमर साहब पढ़ाते हैं, छुट्टी जो है हमारे, तो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग को पढ़ाते हैं, और लोग भी 1-2 टीचर्स हैं वो भी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में डिटेल में स्टडी किया जाता है। करंटली हमारा काम ये है, हम एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देखना चाह रहे हैं कि वहाँ पे किसी तरीके से ये 4 कंप्यूटर आपस में मिले हुए हैं, और हम जब इसको काम देंगे तो हमारा काम बहुत तेजी से होगा। कैसे होगा के साथ हमारा कोई काम नहीं। जी जी, सारा कुछ किसी भी कोर्स में नहीं सीखते, इंट्रोडक्शन हम देते हैं आपको, बिल्कुल इंट्रोडक्शन देते हैं। सारा कुछ बहुत बड़ी बात है ना, हम ऐसा क्लेम नहीं करते। ठीक है, अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि आपके पास यही 4 हो सकता है 4 और भी हों। ठीक है, तो ये एक क्लस्टर हो गया, क्लस्टर ग्रुप को कहते हैं। ये क्लस्टर आपने बना लिया, एक और क्लस्टर बना लिया, एक और क्लस्टर बना लिया। आपको किसने मना किया कि आप इन सारों को एक डब्बे में ना बंद करें? इन सारों को एक डब्बे में बंद करें और उस डब्बे के साथ बात करें। ठीक है, तो ये एक किस्म की आपके पास एक बहुत बड़ा सारा क्लस्टर्स ऑफ क्लस्टर्स बन जाता है। ठीक है, और इस किस्म के कॉन्सेप्ट को फिर कहते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग। तो क्लस्टर कंप्यूटिंग और ग्रिड कंप्यूटिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा मशहूर थे। ठीक है, उसके ऊपर मैंने लिख दिया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि क्लस्टर कंप्यूटिंग और ग्रिड कंप्यूटिंग एक टाइम पे बहुत ज़्यादा मशहूर थे। अब उतने मशहूर नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा जगहों पे ये टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही हैं। नहीं, उसमें वो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड नहीं होते। एसेंशियली कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि इंटरनल्स को तो हम देख नहीं रहे। ठीक है, ग्रिड कंप्यूटिंग में वैसे टेक्नोलॉजी फ़र्क होती है थोड़ी सी, उनकी कम्युनिकेशन वगैरह को, तो डिटेल है हमारे इसके साथ काम है। आपके पर्पस पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे गूगल वालों के पास कोई सुपर कंप्यूटर हमारी नॉलेज में ऐसा नहीं है कि हो उनके पास। ठीक है, लेकिन ये इतनी बड़ी जो कंप्यूटेशन वो कर रहे हैं तो वो इन्हीं टेक्निक्स के जरिए से कर रहे हैं। नहीं, जरूरी नहीं। डार्क वेब दूसरा कॉन्सेप्ट बोले, ज़रूर बोले, अच्छी बात है, लेकिन डार्क वेब का कॉन्सेप्ट बिल्कुल फ़र्क किस्म की चीज़ है। वो कहते हैं कहते हैं ज़रूरी नहीं बात। ठीक है, हर बात जो लोग कहते हैं वो ठीक नहीं होती। अगेन बाद में डिस्कस हम ये कर सकते हैं। अच्छी बात है, ये इस तरह के जो पॉइंट्स आप लोग कहते हैं अच्छी बात है, बोला करें, बल्कि क्लासमेट्स को भी फायदा होता है कि उन्होंने सुन लिया कि भाई डार्क वेब, ये डार्क वेब क्या चीज़ है। ठीक है, तो वो जाके सर्च करें, उनको कुछ पता चल जाएगा, तो अच्छी बात है बोलें। लेकिन ये है कि तफसीली डिस्कशन इसकी हम, ज़ाहिर बात है टाइम की वजह से हम यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, बात कर लेंगे। अच्छा जी, तो हुआ क्या कि ये वाले सारे तरीक़ेकार अमेज़ॉन ने भी देखे। तो अमेज़ॉन वालों ने क्या कहा कि अगले 20 साल तक जो हमने हार्डवेयर खरीदा, अमेज़ॉन पता है आप लोगों को क्या होता है? हाँ, जेफ बेज़ोस, हमें बता रहा है। अमेज़ॉन बेसिकली आपके पास एक बुक शेल्फ है, उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई,
ठीक है, दुकान उनके पास थी नहीं, उन्होंने क्या किया, वेबसाइट बनाई और उन्होंने कहा कि वेबसाइट पे आए, ऑर्डर करें, हम आपको किताब पहुंचा देंगे। ठीक है, तो इट्स काइंड ऑफ अ वर्चुअल वेयर हाउस। ठीक है, वर्चुअल आपके पास एक स्टोरेज है, ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं, आपको पे करते हैं। अमेजोन वालों को हार्ट अटैक हो जाएगा अगर उनको अपनी डिस्क्रिप्शन पता चल जाए तो। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, जरा जरा रिस्पेक्टेबल डेफिनेशन हो गई है। करता है, हमने खुद मंगाई है, ऐसी कोई बात नहीं। करते हैं शिपिंग चार्जेस करते हैं, हमने खुद मंगवाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। एनीवे, अच्छा चले, अमेजोन से हम कुछ मंगवा नहीं रहे, हम अमेजोन से कुछ और करना चाह रहे हैं। सुने, तो अमेजोन उन्होंने क्या किया कि अगले 20 साल में जो हम हार्डवेयर लेना चाह रहे हैं, अगर हम टुकड़ों टुकड़ों में लेंगे तो हमारा खर्चा ज़्यादा होगा, हम एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा ओवरऑल खर्चा कम हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने 20 साल का हार्डवेयर खरीद लिया। अब जब उन्होंने खरीद लिया तो उनको पता चला कि भाई इतनी किताबें तो लोग लेते नहीं है। सिर्फ किताबें नहीं, अमेजोन और भी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी बहुत बला बेचते हैं, कपड़े वपड़े सब कुछ। अमेजोन की बेइज्जती न कराएं। अच्छा, तो बहरहाल उन्होंने कहा कि हमारी ठीक है बहुत बड़ी कस्टमर बेस है, लेकिन अगले 20 साल के लिए जो हमने हार्डवेयर लिया है वो हार्डवेयर अभी हमारा इस्तेमाल नहीं हो रहा, वैसे ही फालतू पड़ा हुआ। तो 20 साल बाद तो ठीक है इस्तेमाल हो जाएगा, अभी क्या करें इसके साथ। उन्होंने कहा हम इस तरह करते हैं, हम इसको किराए पे दे देते हैं। ठीक है, आप किराए पे किस तरह देते हैं, वहाँ पे तो इतनी बहुत सारी मशीनें पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब मशीन तो किराए पे नहीं दे सकते ना, उठा के तो आपको नहीं दे देंगे ना कि आप ये ले जाओ, आप तो उसका बेड़ा गर्क कर देंगे। जब 20 साल बाद उनको चाहिए होगी तो सब तक उसकी हालत खराब होगी। ठीक है, तो वो चाहते ही हैं कि हम खुद इसको मेंटेन करें, हम इसको ठंडा भी रखें, जब गर्म हो जाए तो इसको ऑफ भी करें। ठीक है, इसकी हालत भी अच्छी रखें, लेकिन ये लोगों को इस्तेमाल करने के लिए भी दे दें। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट वो किस तरीके से अचीव करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को एसेंशियली कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। कि आप किराए पे अपनी कोई कंप्यूटेशन या अपनी स्टोरेज किसी और को किराए पे दे दें। मिसाल के तौर पे ड्रॉपबॉक्स का जो आप लोगों ने अकाउंट बनाया है, तो उन्होंने मेहरबानी करके आपको कुछ 5 GB फ्री दे दिए, लेकिन आगे ड्रॉपबॉक्स वाले आपसे पैसे भी लेते हैं 2 GB। अच्छी बात है, चलिए, जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। मकसद ये है कि आप लोगों को स्टोरेज जो है वो रेंट पे कह लें, अभी फिलहाल रेंट फ्री है, लेकिन उससे उनके और मंगा सकते हैं। तो इस चीज़ को कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग और कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, कोई इंटरनेट के ऊपर कोई रिसोर्स मौजूद है या कंप्यूटिंग का या स्टोरेज का, उन्होंने आपको दे दिया कि आप किराए पे ले लें। वो होता कैसे वो भी हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है जनाब, जी जी जी, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। आते हैं उसकी तरफ भी आते हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गई हम क्या करना चाह रहे हैं। वो किराए पे हमने वो चीज़ लेनी है, वो होता है किस तरीके से। तो रिकॉल व्हाट मशीन डज, यहाँ पे थोड़ी सी मशीन क्या करती है। हमारे पास यहाँ पे थी फिजिकल मशीन, हाँ, लेकिन कैसे करती है ना, उसको भी थोड़ा देखें। हर वक्त कैसे को नहीं छोड़ेंगे ना। ऐसे करती है कि यहाँ पे इसको कोई इनपुट भिजवाया जाता है और ये उसको आउटपुट भिजवाता है वापस। कौन भिजवाता था इसको इनपुट? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने क्या डेफिनेशन की थी? जो हर बात कर सकता है। ठीक है, हर बात पे समझता है या उसको ये पता है कि आगे किसके हवाले ये काम उसने करना है। ठीक है, ये डेफिनेशन जो कि गलत है वो हमने इस वजह से की थी ताकि यहाँ पे हम उसको अब इस्तेमाल कर सकें। तो अब हम ये करेंगे कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल करेंगे, हम एक अलग किस्म का सॉफ्टवेयर करेंगे जो कि एग्जैक्टली वही काम करेगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, लेकिन हम उसको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कहेंगे। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे, क्या बात हुई है। ऑपरेटिंग सिस्टम हम हटा देंगे, उसकी जगह पे कोई और सॉफ्टवेयर रखेंगे जो कि एग्जैक्टली वही काम करेगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता था, लेकिन हम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कहेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता था? मशीन के साथ बात करता था और ऊपर एप्लीकेशंस के साथ बात करता था। ठीक है, यहाँ पे हमें एक वर्चुअल मशीन, हम एक और सॉफ्टवेयर लगाएंगे जिसको हम कहेंगे वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो ये वो मशीन है जिसको अब आप लात नहीं मार सकते। मशीन है ये, आपका काम आसान करेगी, वही काम करेगी जो फिजिकल मशीन काम करती है, और एक सेंस में वही काम करेगी जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, विच इज टू कम्युनिकेट विद द फिजिकल मशीन। ठीक है, लेकिन अब इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये फिजिकली कहीं पर पड़ी हुई नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि फिजिकल मशीन के ऊपर रन होगा। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? नहीं, देखें, फिजिकल मशीन आपको पता है क्या करती है? बता दो। फिजिकल मशीन पता है क्या काम करती है? फिजिकल मशीन आपकी पड़ी होती है, उसके अंदर एक हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, कोई रैम होती है, एक प्रोसेसर होता है उसके अंदर। तो वर्चुअल मशीन एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर समझते हैं ना, एक सॉफ्टवेयर है, यानी कि उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर एक पोर्शन ऐसा है जो ऐसा बिहेव करता है जैसे वो हार्ड डिस्क हो। ठीक है, एक पोर्शन है जो कि ऐसा बिहेव करता है जैसे वो प्रोसेसर है, एक पोर्शन है जो कि ऐसा बिहेव करता है कि जैसा कि वो मेमोरी है। ठीक है, उसके अंदर आप डाटा स्टोर कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो कि परमानेंट स्टोरेज करता है। ठीक है, और जैसे फिजिकल मशीन के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है, थैंक यू, उसी तरीके से आपकी वर्चुअल मशीन के ऊपर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है। ठीक है जी, तो वर्चुअल मशीन के ऊपर रन होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। जी
हाँ, असल में हार्ड डिस्क आपको इसलिए चाहिए कि अगर आप सब कुछ सॉफ्टवेयर में ही छोड़ेंगे तो जब बिजली जाएगी ना तो सॉफ्टवेयर खत्म हो जाएगा। तो उसको आपने कहीं पे रखना है। आपके वो जो दरखास्त आपने लिखी थी ना, तो अभी आपने दी नहीं होगी, बिजली चली जाएगी यहाँ पे, जो कि आमतौर पे चली जाती है, तो आपकी दरखास्त उड़ जाएगी, आपको दोबारा लिखनी पड़ेगी, सेव नहीं होगा। एक्चुअल आपको फिजिकल कोई चीज़ चाहिए जिसमें आप उसको डब्बे में बंद करके रख सकें, ठीक है। और भी वजूहत हैं लेकिन एसेंशियली ये चीज़ है। तो आपके पास देखें, अब अगर इस फिजिकल मशीन को आप नीचे से निकाल दें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता था? ऑपरेटिंग सिस्टम फिजिकल मशीन के साथ बात करता था, उसको मिसाल के तौर पे अपनी फारसी ज़बान समझाता था और उसे फारसी में जवाब देता था। तो यही फारसी जो है ये वर्चुअल मशीन भी बोलेगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसा लगेगा जैसे मैं फिजिकल मशीन के साथ बात कर रहा हूँ और फिजिकल मशीन मुझे जवाब दे रही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम वैसा ही का वैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसने एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया हुआ है। वर्चुअल मशीन कैसे काम कर रही है इसके साथ इसका काम नहीं है, फिजिकल मशीन कैसे काम कर रही है इसके साथ इसका काम नहीं है। ये उसको एक बात करता है और उससे जवाब लेता है। अब वो पीछे जो है उसके अंदर कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, वो आगे किसी और से काम करवा रहा है, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी, बात समझ आइए? क्लियर है? बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो मसला हो तो बताएं जी। एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिस तरह और एप्लीकेशन है, एमएस वर्ड है जिस तरह। तो अगर एमएस वर्ड ये काम करे कि आप मुझे एक ऑपरेटिंग सिस्टम दें, वो मेरे साथ बात करे और वो मुझे कहेगा कि सेव, तो मैं उसके सेव को कहूँगा कि हाँ मैं करके देता हूँ आपको सेव, ठीक है। अब चाहे ये करें या ना करें, तो उसके साथ जो बात कर रहा है अगर इन बातों को ये हैंडल कर सकता है तो फिर ये भी एक वर्चुअल मशीन होगी। तो हर वो सॉफ्टवेयर जो कि फिजिकल मशीन की तरह एक्ट करता है, कैसे एक्ट करने से क्या मुराद है? वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो फिजिकल मशीन इंटरफेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसकी ऐसी मिसाल है कि शायद पहले भी आपने मुझे दी थी, पता नहीं किस सेक्शन में दी थी, लेकिन बहरहाल अगर ये एसी का डब्बा यहाँ पे लगा हो, पीछे कुछ भी नहीं है, और मुझे एक रिमोट दे दिया जाए और जैसे ही मैं रिमोट का बटन दबाऊं तो यहाँ पे एक लाइट ऑन हो जाए, और सिर्फ लाइट ऑन होती है और कुछ भी नहीं पीछे, ठीक है। तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसके पीछे एसी है कि नहीं है, बस ऐसी ही है, ठीक है। हमारे तो एसी वैसे भी अक्सर काम नहीं कर रहे होते, हाँ, फैन भी नहीं है, चलो ठीक है, हम कहेंगे चलो फैन भी खराब हो गया आज, सही है। तो हमें पता नहीं चलेगा, तो हमारे लिए एक किस्म की इसके पीछे कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो इंटरफेस है, इंटरफेस वैसे का वैसा ही है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा था, वो इंटरफेस वैसी की वैसी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीचे वर्चुअल मशीन है या फिजिकल मशीन है, ठीक है। समझ आ गई बात की? नहीं, वो जरूरी नहीं, वो जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। हाँ, वो दो किस्म की वर्चुअल मशीन होती हैं। आप जो बात कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन वो एक किस्म की वर्चुअल मशीन की बात करें जो आप लोगों ने आमतौर पे देखी है। जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो एक सॉफ्टवेयर है, उसको आप कैसे इंस्टॉल करेंगे? तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जो कि सब कुछ कर सकता है खुद। इस तरीके से वही डेफिनेशन अब हम वर्चुअल मशीन के ऊपर लगा रहे हैं कि वर्चुअल मशीन खुद फिजिकल मशीन के साथ बात कर सकती है, ठीक है। आपने बात ठीक की है, लेकिन वो एक केस है, दूसरे केस में होता है उसको हाइपरवाइजर कहते हैं, लेकिन बार ठीक है। ये बात क्लियर होगी कि हमारे पास वर्चुअल मशीन है और वर्चुअल मशीन के ऊपर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है, ठीक है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी, उस गरीब को तो कुछ भी पता नहीं है, वो तो बात ही ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता तो एप्लीकेशन को तो बिल्कुल ही नहीं पता, ठीक है जी। बात क्लियर होगी जी? अब इससे फायदा क्या होगा? नंबर एक कि इस वर्चुअल मशीन के ऊपर जरूरी नहीं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो। अगर फिजिकल मशीन है तो फिजिकल मशीन को एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है, लेकिन वर्चुअल मशीन के अंदर फिजिकल मशीन से एक डिफरेंस ये होता है कि वर्चुअल मशीन एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रन कर सकती है। तो अब यहाँ पे हम एक की जगह पे 3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाएंगे, एक पार्टी को किराए पे दे देंगे, दूसरा दूसरी पार्टी को किराए पे दे देंगे और तीसरा तीसरी पार्टी को किराए पे दे देंगे। आप आए अपनी एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करें, इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये वर्चुअल मशीन जो है ये क्या काम करेगी कि ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कहेगी कि भाई मैं तो सिर्फ आप ही के लिए काम कर रही हूँ और किसी के लिए नहीं कर रही, ठीक है। दूसरे को कहेगी कि मैं आप ही के लिए काम कर रही हूँ, तीसरे को कहेगी कि मैं सिर्फ आपके लिए काम कर रही हूँ। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा समझेगा जैसे मैं फिजिकल मशीन के ऊपर रन हो रहा हूँ, जबकि वो बेसिकली शेयर कर रहा होंगे उस एक फिजिकल मशीन को। आप लोगों की लैब में वर्चुअल मशीन नहीं है, आप लोगों की लैब फिजिकल। ये मिसाल के तौर पे अमेजॉन इसको इस्तेमाल करता है अपनी बहुत बड़े बड़े सर्वर मशीन को किराए पे देने के लिए, ठीक है। ये आगे अगेन ये ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कॉन्सेप्ट दोबारा भी आता है, ठीक है जी। तो बात क्लियर होगी जी? इसका एक फायदा तो ये हुआ कि हमने मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक ही मशीन के ऊपर रन कर दिए। तो ये बहुत पावरफुल मशीन थी, ठीक है। तो इतनी बहुत पावरफुल मशीन के ऊपर 10 ऑपरेटिंग सिस्टम भी अगर हम रन कर दें तो उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम किसी एक बंदे को किराए पे देते तो हमारा खर्चा इतना ना वापस आता, अभी हम ज्यादा लोगों को दे सकते हैं। तो टिपिकली आपके पास जो क्लाउड कंप्यूटिंग में होता है तो एक फिजिकल मशीन के ऊपर मैनी हंड्रेड्स या इवन थाउजेंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन हो रहे होते हैं एक टाइम पे।
हाँ जी, ऐसा कह सकते हैं आप। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो सबसे ऊपर मंजिल वाला है उसको पता होता है कि मेरे नीचे और लोग हैं, जबकि इस केस में उनको पता ही नहीं होता कि और लोग भी हैं। ठीक है, इतना सा फ़र्क है, बाकी बात ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। तो एसेंशियली क्लाउड कंप्यूटिंग इस तरीके से काम करती है। अब यहाँ पे ज़रा गौर से देखें कि हमने क्या काम किया था कि हमने फिजिकल मशीन की जगह पे एक वर्चुअल चीज़ लगाई थी उसकी जगह पे। ठीक है, ये बात तो क्लियर है ना, फिजिकल की जगह पे हमने एक वर्चुअल सी चीज़ लगाई थी। अब हम क्या करेंगे कि हम एक और काम करेंगे। हमारे पास फिजिकल मशीन है, ये उसके साथ इसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। अच्छा, एक और एग्जांपल है फिजिकल मशीन। तो फिजिकल मशीन के ऊपर जैसे टिपिकली हमारे पास होता था, हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के दरमियान में एक और नया छोटा सा सॉफ्टवेयर लिखेंगे। छोटा सा, इतना बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, वर्चुअल मशीन काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। ये आपने एक छोटा सा पतला सा यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर लिखा। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा? ये सॉफ्टवेयर एक्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह। जैसे वर्चुअल मशीन एक्ट कर रही थी फिजिकल मशीन की तरह, उस तरह ये सॉफ्टवेयर एक्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन अब किससे बात करेगी? इस सॉफ्टवेयर के साथ। ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर बात करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसको जवाब देगा वो ये एप्लीकेशन को वापस कर देगा। तो एप्लीकेशन ऐसा समझेगी जैसा कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बात कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन है, उसको पता नहीं कि काम हो किस तरह है। उसने एक बंदे को कहा कि ये फाइल आप मुझे सेव कर दें, आप ऑपरेटिंग सिस्टम में आप बहुत अकलमंद है, आप सेव कर सकते हैं। उसने उसे ले लिया कि हाँ मैं कर लूँगा। उसने ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया, उसने सेव कर दिया, इसने अब जवाब में उसको कहा मैंने सेव कर दिया। ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त बंदे हो। ठीक है, तो एप्लीकेशन को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि इसने किस तरीके से काम करना है। तो ये जो पतला सा ये सॉफ्टवेयर होता है, इसको हम कहते हैं कंटेनर। कंटेनर, इसको हम कहते हैं कंटेनर, क्योंकि ये एप्लीकेशन इसके अंदर हम रख देते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो भी बात करती है इसके थ्रू बात करती है, तो इसको कंटेनर कहते हैं। ठीक है, ये आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, पिछले मेरा ख्याल है 4-5 साल में आई है। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मशहूर कंपनी है वो डॉकर है। ये मैं आप लोगों को इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ये शायद उन चीज़ों में से शामिल है जो कि आगे पूरे थ्रू आउट 4 ईयर्स में नहीं आएगा, और ये आप बड़ी जल्दी इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम प्रैक्टिकल जो इंडस्ट्री वगैरह में बहुत ज़्यादा काम इसके ऊपर हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला, वरना इसका वर्चुअल मशीन से हमारी एग्जाम्पल पूरी हो रही है। ठीक है जी, जी कोई कन्फ्यूजन है? जी जी, अच्छा जी, सॉरी। तो पहले हमने क्या किया था, फिजिकल मशीन की जगह पे हमने एक वर्चुअल मशीन डाल दी थी। ऑपरेटिंग सिस्टम बात फिजिकल मशीन से करना चाहता था, कर वर्चुअल मशीन से रहा था, और समझ ये रहा था कि मैं फिजिकल मशीन के साथ बात कर रहा हूं। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी जिसको हम कंटेनर कह रहे हैं। ये एप्लीकेशन कंटेनर से बात करती है, समझती ये है कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कर रही हूँ, लेकिन बात वो कर रही होती है इस कंटेनर से। और कंटेनर बिहेव वैसा करता है जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन के साथ बिहेव करता था, यानी कि इंटरफेस वही उसको देता है, जो सिस्टम कॉल्स हैं, जो एपीआई है वही देता है। तो एप्लीकेशन ये समझती है कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बात कर रही हूँ और उसके सारे काम वैसे ही हो रहे होते हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होते थे। ठीक है जी, अभी क्लियर है बात जी? ठीक है, इसका अब क्या फ़ायदा हुआ, ये क्यों इतना बड़ा हमने वो किया है? फ़ायदा इसका ये हुआ कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे थे विंडोज़। ठीक है, आपने क्या किया, एक और मशीन के ऊपर आपने एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ लिनक्स। ठीक है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि विंडोज़ की अपनी ज़बान है और लिनक्स की अपनी ज़बान है। विंडोज़ की अपनी एपीआई है, लिनक्स की अपनी एपीआई है। तो अगर हम विंडोज़ की एप्लीकेशन है वो लिनक्स के ऊपर रन करना चाहें तो हम नहीं रन कर सकते, क्योंकि एप्लीकेशन बात कर रही होगी फारसी में, क्योंकि वो विंडोज़ के साथ बात करती है, और वहाँ पे वो बोल रहा है चाइनीज़। ठीक है, तो बात नहीं हो सकती आपस में। ये कंटेनर अब क्या करेगा कि यहाँ पे भी हम वही कंटेनर इंस्टॉल करेंगे जिसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क होगा। ऊपर वाला जो इसका पोर्शन है, जो इंटरफेस ये प्रोवाइड कर रहा है, अब ये वो वाला इंटरफेस प्रोवाइड करेगा जो कि लिनक्स को विंडोज़ को ये प्रोवाइड करता था। ठीक है, यहाँ पे जो इसके ऊपर इंटरफेस था ये विंडोज़ का था, और नीचे जो इंटरफेस था वो भी विंडोज़ का था। जिसको ये कॉल कर रहा था तो विंडोज़ की ज़बान में बात कर रहा था, क्योंकि इसने विंडोज़ के ऊपर रन होना था। और जिस एप्लीकेशन के लिए बात कर रहा था उसको भी इसने विंडोज़ की ज़बान प्रोवाइड की थी, विंडोज़ की एपीआई इसने प्रोवाइड की थी। अब जब ये यहाँ जाएगा तो यहाँ पे एग्जैक्टली उसी तरीके से ये विंडोज़ की एपीआई उसको प्रोवाइड करेगा एप्लीकेशन को। ठीक है, जबकि नीचे जो ये इसके साथ लिनक्स के साथ बात कर रहा है, अब वो लिनक्स की ज़बान में बात करेगा उसके साथ। तो अब ये जो है एक्ट करेगा एज अ ट्रांसलेटर। तो जो एप्लीकेशन यहाँ पे आपने विंडोज़ के लिए बनाई थी वही एग्जैक्ट एप्लीकेशन अब आप लिनक्स के ऊपर भी रन कर सकते हैं। तो विंडोज़ की एप्लीकेशन जो कि एक ज़बान के लिए लिखी गई थी, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिखी गई थी, आमतौर पर वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर नहीं चलती, लेकिन दरमियान में चूंकि आपने एक किस्म का ट्रांसलेटर लगा दिया, तो अब आप इस ट्रांसलेटर की वजह से एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिखी गई एप्लीकेशन दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए के ऊपर रन कर सकते हैं। ठीक है जी, बात समझ आएगी?
एक किस्म का, लेकिन इसको इसी वजह से ये बहुत पतला बनाया है, ये बहुत लाइट वेट होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ लाइट वेट, ठीक है। आमतौर पे जब आप वर्चुअल मशीन वगैरह में काम करते हैं तो जाहिर बात है कि मैं वर्चुअल मशीन से बात करूंगा, वर्चुअल मशीन फिजिकल मशीन से बात करेगी तो काम स्लो हो जाता है थोड़ा सा, जबकि कंटेनर जो है वो बहुत लाइट वेट है और इसी वजह से इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है। ये परफॉर्मेंस सफ़र नहीं करती, ठीक है, बहुत अच्छा तेज़ काम करते हैं, ठीक है। तो डॉकर बहुत ज़्यादा इस काम के इस्तेमाल होती है। ये समझ आ गई थी एग्जाम्पल? ये हम सारी किस चीज़ की एग्जाम्पल देख रहे हैं? सारी एब्स्ट्रैक्शन की एग्जाम्पल है। देखिए मल्टीपल जगहों पे एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीटेडली हम इस वजह से देख रहे हैं ताकि आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो समझ आए, ठीक है जी। वर्चुअल मशीन होती है कहाँ पे? MS वर्ड कहाँ पे होता है? जिस जगह पे MS वर्ड होता है ना, ऑलमोस्ट उसी जगह पे साथ ही उसके दूसरे कमरे में बैठा होता है वर्चुअल मशीन। मतलब अगर आप कहें कि प्रोसेसर में होती है तो प्रोसेसर में वर्चुअल मशीन भी होती है, अगर आप कहें रैम में होती है तो रैम में वर्चुअल मशीन। 3-4 कंप्यूटर्स के ऊपर कैसे चलती है? अगेन कैसे का तो पहला जवाब हमारे पास ये कि वी डोंट केयर। मैं ये बाकी का खत्म कर लूँ, मैं फिर बताता हूँ। ये सवाल जरूर होंगे, ठीक है, जब मैं बाकी सबको कह दूँगा आप लोग जा सकते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लगता है आपका इंटरेस्ट है साइड पे, तो अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग एरिया है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, तो अभी थोड़ी देर पहले जो बात की थी आप लोगों ने कि इसके अंदर प्राइवेसी के कंसर्न तो नहीं है। मेरे पास डाटा है, अब हमारे जो यहाँ पे मेल है, ईमेल जो हम इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों ने सारों ने यूज़ कर ली होगी अभी तक, ठीक है, वो मेल पड़ी हुई है गूगल के सर्वर्स पे, ठीक है। अगर कल को गूगल के जो CEO साहब हैं, ठीक है, वो जागें और उनको ख्याल आया कि यार ये फास्ट यूनिवर्सिटी वाले हैं, हमारी मेल इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको ऐसा करते हैं, कहते हैं कि आप हमें हर यूज़र के बदले पर मंथ $5 देंगे, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होने लगा, ठीक है। लेकिन मसला क्या है, पैसे तो अब हम नहीं देना चाहते, लेकिन हमारी मेल, सारी उम्र की मेल उनके पास पड़ी हुई है। आप लोग की तो चलो अभी 1 महीने 1.5 की मेलें हैं, हमारी तो पिछले पता नहीं कितने सालों की मेलें वहाँ पड़ी हुई हैं। तो अब हम वहाँ पे मेलों को क्या करें? अगर आप उनको पैसे दें या नहीं, उनको कहें नहीं हम नहीं, हम किसी और के पास जाते हैं, किसी और के पास जाते हैं, वो कहते हैं बिल्कुल आप ले लें, अपना डाटा डाउनलोड करें, जाएँ। भाई डाटा किस तरह डाउनलोड करें? मेले अगर सारी की सारी मैं डाउनलोड कर भी लूँ तो मैं किस तरह उसको उसके अंदर सर्च किस तरह करूँगा? मुझे ये चाहिए कि मैं देखूँ किसने मुझे मेल भेजी थी, ये सारे काम मैं किस तरह करूँगा? इट्स नॉट फीजिबल, ठीक है, समझ आ रही बात की? वो अगर सारे का सारा वो 3 बोरियों में मुझे प्रिंट करके ईमेलें मेरी दे दें तो मैं उनके साथ क्या करूँगा? इट्स नॉट फीजिबल। तो अगर वो हमसे पैसे मांगने पर आ जाएं, जो कि कुछ अर्से पहले गूगल वाले आए थे, उन्होंने मांगे हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, तो अभी थोड़ी बहुत पेमेंट हम करते हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा पैसे मांगने पर आ जाए तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत बड़ा मसला है कि अगर आप उसके ऊपर रिलाई करके बैठ जाएंगे और कल को वो बिजनेस जो है वो अगर आपके साथ कुछ भी करना चाहे तो वो अपनी टर्म्स आपसे मनवा सकता है, क्योंकि आप रिलाई कर रहे हैं फुली उस दूसरे बिजनेस में। तो बिजनेसेस कभी भी ये नहीं चाहते कि वो फुली किसी और बिजनेस के ऊपर रिलाई करें। समझ आ रही बात की? बिजनेस की क्लास नहीं है, बेसिक सब उसूल आपको बता रहा हूँ कि बिजनेस कभी भी ये नहीं चाहता कि दूसरे उसके ऊपर रिलाई करें, ठीक है। उसकी एक एग्जांपल देखें यहाँ पे कि हमारे पास एक कंपनी है जो कि बेसिकली क्लाइंट्स को किसी वजह से कांटेक्ट करना चाहती है, ठीक है, तो ईमेल करना चाहते हैं उनको। अब इनके पास 2 ऑप्शन हैं। नंबर 1, ये अपने पास खुद एक ईमेल का एक सर्वर लगाएं जो कि मेलें भेज सकता है, एक सॉफ्टवेयर जो कि मेलें भेज सकता है, ठीक है। उसके लिए एक बंदा हायर करें क्योंकि मेल का सर्वर लगाना अच्छा काम है, ठीक है। फिर उसको मेंटेन करें, उसके ऊपर UPS लगाएं कि बिजली ना चली जाए, एक पूरा खड़ा गया। दूसरा तरीका ये है कि ये किसी बिजनेस को ढूंढें और उस बिजनेस को कहें कि भाई हम आपको मेल भिजवा दिया करेंगे, आप हमारे बिहाफ पे आगे क्लाइंट को भेज दिया करें, ठीक है। उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो खैराती सेंटर तो उसमें नहीं खोला हुआ, ठीक है। अब मसला ये है कि ये इस तरह की मिसाल के तौर पर एक कंपनी है जिसको हम कहते हैं मेलचिम्प, काफ़ी मशहूर कंपनी है, ठीक है, मेलचिम्प। अब मेलचिम्प जो है वो ट्रस्टेड है कि आपने जो उसको अपने क्लाइंट्स की ईमेल्स बताए वो आपके कंपटीटर को नहीं भेज दी कहीं जाके, ठीक है। आप ये भी नहीं चाहते ना कि भाई मेरे क्लाइंट्स हैं, मुझे पता है कि इसको फलां चीज़ पसंद है, तो अगर मेरे कंपटीटर को पता चल जाए तो वो उनको अपनी चीज़ भेज देगा, तो मेरे से कस्टमर चला जाएगा। तो आप ऐसा कंपनी चाहते हैं जो कि ट्रस्टेड भी हो और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो। मेलचिम्प जो है ये एक्सपेंसिव है लेकिन ट्रस्टेड है, आगे आपके कॉन्टैक्ट्स बेचेगा नहीं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि आपके जो क्रिटिकल क्लाइंट्स हैं, क्रिटिकल क्लाइंट्स आप उनको ईमेल्स मेलचिम्प के जरिए से भेजते हैं, तो वो 10-12 हैं, ठीक है। तो 10-12 पे $5 पर ईमेल पर यूज़र भी आ जाए तो खैर, ठीक है, इतना बड़ा मसला नहीं। हाँ तो कमा भी रहे हैं ना, तो मुफ्त तो नहीं ईमेलें भेज रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ें खरीदेंगे, पैसे आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, खैर कंजूसी ना करें। एक और है जिसका नाम हम अभी रख रहे हैं मेल टर्टल, शायद वो भी मुझे नहीं पता, मैं भी बना रहा हूँ अपने आपसे। ये मेल टर्टल जो है, तो ये हो सकता है किसी को हमारा डाटा देता हो सकता है ना देता हो, हमें एतबार नहीं है, हो सकता है ना देता हो लेकिन हमें एतबार नहीं है, तो हम रिस्क नहीं लेते इस बात पे। लेकिन ये चीप है, ठीक है, तो चीप भी है, सस्ता भी है और चीप भी है, ठीक है। तो हमें नहीं पता चलता कि ये किस किस्म के काम करता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बाकी सारे क्लाइंट्स जो कभी $1 लगाते हैं, कभी $2 लगाते हैं, वो इसको भेजते हैं, ठीक है। खुश है एक ही नहीं, जो क्लाइंट हमें इतने थोड़े पैसे देते हैं तो ये 0.25 इस तरह कुछ लेते हैं पैसे, वो थोड़े से पैसे लेते हैं, ठीक है।
बल्क में बेचता है, लेकिन एतबार नहीं है इसके ऊपर। तो क्रिटिकल क्लाइंट्स मेलचिम्प को, नॉन क्रिटिकल क्लाइंट्स इधर, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पे जो मेल भेजने वाला जो पोर्शन है उसका काम सिर्फ इतना है कि ये डिसाइड करे कि अगर ये क्लाइंट क्रिटिकल है तो मैं मेलचिम्प को भिजवा दूँ, अगर ये नॉन क्रिटिकल है तो मैं मेल टर्टल को भिजवा दूँ। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई? तो मेल किस टाइप की मुख्तलिफ किस्म की मेल हो सकती है। थोड़ा सा डिपेंड करता है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन उनकी अच्छी है, व्हाट्सएप की काफ़ी अच्छी है, तो उसके ऊपर आप नहीं निकाल सकते, लेकिन वो सिनारियो फ़र्क है थोड़ा। बात कर लेते हैं इसके ऊपर। अगेन ये सवाल आप लोगों के अच्छे हैं, लेकिन इनकी तफसील थोड़ी ज़्यादा है, इस वजह से मैं इनके जवाब अभी नहीं देना चाह रहा। ठीक है, हाँ खैर, अपने सवाल याद रखें ना, लिखे ना, सवालों को लिखें, बाद में याद रखें। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि एक एपीआई हमें मेलचिम्प देगा और एक एपीआई हमें मेल टर्टल देगा। तो हमारा सॉफ्टवेयर क्या करेगा, एपीआई के ऊपर कॉल करो, जवाब में आ जाएगा कि मेल चली गई या मेल नहीं जा सकी। ठीक है, मेल टर्टल को भेजो, जवाब में आ जाएगा मेल चली गई या मेल नहीं जा सकी। ठीक है जी, क्लियर है बाजी? तो इसको कहते हैं नेटवर्क एपीआईज, क्योंकि ये इंटरनेट के थ्रू आप एक एपीआई को कॉल कर रहे हैं। पीछे देखें हमने एपीआईज को किस तरीके से काम किया था कि हम एक ही सिस्टम के ऊपर बैठे हुए थे, उसी सिस्टम के अंदर एक दूसरे को कॉल्स भिजवा रहे थे। अब हमने क्या किया कि हम लोगों ने इंटरनेट के थ्रू एक कॉल भिजवाई है। ठीक है, जिसकी एग्जांपल हमने लास्ट टाइम भी देखी थी। ठीक है, तो नेटवर्क एपीआईज जो हैं आपके पास आजकल जो सॉफ्टवेयर बनते हैं उनमें से ऑलमोस्ट 80 to 90% काम जो आपका होता है वो आइडेंटिफाई करना होता है कि मैं कौन सी एपीआई को इस्तेमाल करूँ। ठीक है जी, वो बात क्लियर है जी? तो हमारे पास एक फाइनल एग्जांपल है यहाँ पे। अब वो एग्जांपल ये है कि एक सेकंड, मैं यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर लूँ। ये फाइनल एग्जांपल करके हम फिर बात को ख़त्म करना चाहेंगे। और वो एग्जांपल ये है कि आपके पास एक कस्टमर आया, उसने कहा कि भाई मुझे इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर बनाना है। ठीक है, इन्वेंट्री किस चीज़ को कहते हैं कि अगर हमारे पास हम लेट से कंप्यूटर्स बेचते हैं, आगे हमारी शॉप है इस चीज़ की कंप्यूटर्स बेचने की, तो हमारे पास जितने कंप्यूटर आएंगे हम अपने पास डाटा एंटर करेंगे ना कि मेरे पास एक कंप्यूटर आ गया, एक और आ गया, एक और आ गया, जो बिक गया उसको हम निकाल लेंगे कि एक बिक गया दूसरा बिक गया। तो इन्वेंट्री इस चीज़ को कहते हैं कि हमारे पास जो सेल करने वाली चीज़ें हैं वो कितनी पड़ी हुई हैं। ठीक है, इन्वेंट्री इसको कहते हैं। आमतौर पर इन्वेंट्री के सॉफ्टवेयर वगैरह की जरूरत लोगों को पड़ती है। ठीक है, समझ आ गया कि क्या चीज़ है? अब हमने सॉफ्टवेयर बनाना है तो हम क्लाइंट के पास जाते हैं, वो कहते हैं भाई मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि आप मुझे एक सॉफ्टवेयर बना के देंगे। ठीक है, मैं उसको बताऊंगा कि एक कंप्यूटर हमने परचेज कर लिया। ठीक है, तो उसको अपने पास ये बात सेव कर लेनी चाहिए। फिर मैं क्या करूंगा, कुछ अरसे बाद मैं उससे पूछूंगा कि हमारे पास कितने कंप्यूटर हैं, तो वो मुझे जवाब में उसका नंबर बताए। ठीक है, यानी कि अगर मैंने एक कंप्यूटर परचेज किया तो अभी तक कोई सेल नहीं हुआ तो उसको जवाब में मुझे कहना चाहिए कि 1। ठीक है, फिलहाल इतना हम सिंपल रखें। अब ये बात आपको कस्टमर ने बता दी, क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, इसको भी क्रिस्टल क्लियर करें। ठीक है, सिंपल सी उसने आपको एक रिक्वायरमेंट दी, आप वापस आ गए। अभी आपने सॉफ्टवेयर लिखना शुरू नहीं किया, गौर से सुने, ये आपका सॉफ्टवेयर है, ये डब्बा जिसको अभी आपने लिखना शुरू नहीं किया। आप क्या करते हैं, उससे पहले एक और सॉफ्टवेयर लिखते हैं, और ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, कैसे लिखते हैं वो एक बात की बात है, लेकिन आप सॉफ्टवेयर लिखेंगे, ये अपने आप को समझाएं कि ये करेगा क्या। ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि ये वही काम करेगा जो कि कस्टमर ने कल को जाके करना है। ये आपके सॉफ्टवेयर को कॉल भिजवाएगा, गौर से सुने, ये आपके सॉफ्टवेयर को कॉल भिजवाएगा कि हमने एक कंप्यूटर परचेज कर लिया है। ठीक है, सॉफ्टवेयर तो वहां है ही नहीं, अभी तो बनाया नहीं सॉफ्टवेयर हमने, ये किसको कॉलिंग कर रहा है? तो ऑब्वियसली कॉल नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एक बात चेक कर रहा था कि जब मैं सॉफ्टवेयर को कहता हूं कि हमने एक कंप्यूटर परचेज किया है, उसको जवाब में मुझे कहना चाहिए कि हाँ जी मैंने सेव कर लिया। तो आया वो सॉफ्टवेयर ये कर रहा है कि नहीं कर रहा? सॉफ्टवेयर है ही नहीं भाई, सॉफ्टवेयर है ही नहीं तो ऑब्वियसली नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये जो चीज चेक करना चाह रहा है, जो सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना चाह रहा था, वो टेस्ट क्या हो जाएगा? फेल। वो टेस्ट फेल हो जाएगा। एक चीज ये टेस्ट कर रहा था, अगर हम आपका इम्तिहान लेना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे आगे पेपर रख दूं, आप है ही नहीं यहाँ पे, तो जाहिर बात है कि आप फेल हो जाएंगे ना। आप है ही नहीं तो आप क्या उसका जवाब देंगे? सॉफ्टवेयर है ही नहीं गरीब, तो वहाँ पे तो आप कसूर है ना कि आप एब्सेंट हुए हैं। यहाँ तो सॉफ्टवेयर बेचारा है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो सिरे से है ही नहीं, इससे ज़्यादा अच्छे कोई अल्फाज नहीं। ठीक है, तो ये टेस्ट हो गया फेल। अभी क्या करेगा, ये कहेगा मैं एक और टेस्ट भी करना चाहता हूँ, तो उसको कहेगा भाई कितने आपके पास कितने कंप्यूटर हैं, वो बेचारा फिर भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये टेस्ट भी फेल हो जाएगा। ठीक है, क्या है किसको रहा है, वैसे ही लगा हुआ है। वो हम अक्सर कहते हैं ना कि आप लोग अगर सारे नहीं आएंगे तो मैं कुर्सियों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो एक्चुअली पढ़ा तो नहीं सकते ना कुर्सियों को, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं रिकॉर्डिंग करके चला जाऊँगा, बस मुझे फायदा हो जाएगा। तो अगर आप लोग नहीं आएंगे तो मैं कुर्सियों को पढ़ाऊंगा। लेकिन बार क्या हो गया, तो ये टेस्ट दोनों फेल हो गए। ठीक है,
इन 2 टेस्ट का फेल होना यहाँ पे अच्छी बात है। आपको क्या पता चला कि जो सॉफ्टवेयर मैं बनाना चाहता हूँ, जिस रिक्वायरमेंट को मैं फुलफिल करना चाहता हूँ, वो फुलफिल नहीं हो रही। ठीक है, अब आप सॉफ्टवेयर अपना लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, आप आए, आपने थोड़ा सा सॉफ्टवेयर लिखा जिसके अंदर इतनी बात कवर होगी कि जब वो आपको बताता है कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर परचेज हो गए, तो वो उसको ये कह देता है कि हाँ जी मैंने सेव कर लिया। सेव वाला पोर्शन आपने लिख लिया आपके पास। ये जो डब्बा इधर, ये एक और सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हाँ ये टेस्टर है। ठीक है, वो टेस्टर लगा के चेक करते हैं। ये सॉफ्टवेयर को चेक करने के लिए बैठा हुआ है सिर्फ, इसका और कोई काम नहीं है। जिस तरह हम लोग यहाँ पे एग्जाम आपको दे देते हैं, ठीक है, तो और सारा काम आप करते हैं, हम आखिर में कहते हैं गलत। ठीक है, तो टेस्ट चेक करना किसी चीज़ को आसान है। ठीक है, आपसे जब सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब देना मुश्किल है, जवाब को चेक करना काफ़ी आसान है। बताते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला बॉक्स आपका एक्चुअल सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आपने पैसे कमाने हैं। ये आपका वो सॉफ्टवेयर है जो कि आपने बना के क्लाइंट को देना है। ठीक है, इसने कुछ काम करने हैं, उन कामों को आपने चेक करने के लिए एक और सॉफ्टवेयर लिखा कि आया ये सॉफ्टवेयर, ये जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, ये ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जो टेस्ट करने वाला सॉफ्टवेयर है वो आपने पहले लिखा, उसके बाद आपने अब अपना सॉफ्टवेयर लिखना शुरू किया। तो जैसे जैसे आप फंक्शनैलिटी को सही तरीके से इंप्लीमेंट करते जाते हैं, वैसे वैसे टेस्ट पास होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जिस तरह पहले दिन आप आए और आपको हम यहाँ पे फाइनल एग्जाम पकड़ा दें, ठीक है, तो अक्सर लोग जो है उसमें से कुछ लोग पास भी हो जाएंगे, लेकिन अक्सर लोग जो है उसमें से फेल हो जाएंगे, क्योंकि हमने अभी तक आपको कोई बात बताई नहीं है। फिर जैसे जैसे सेमेस्टर गुजरता जाए, लेट से सेशनल 1 जब आ गया, उस वक्त वही पेपर हम आपको दोबारा दे दें, तो अब उसमें से कुछ पोर्शन करने पे आप कादिर हो चुके होंगे। फिर थोड़ा सा और टाइम गुजरेगा तो फिर कुछ और, जैसे हम आखिर तक पहुंचेंगे तो फिर आप सारे का सारा क्वेश्चन पेपर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने 10 टेस्ट लिखे और शुरू में 0 पास हो रहे हैं, इसका मतलब अभी तक हमने सॉफ्टवेयर में कुछ भी नहीं किया। फिर जब 1 पास हो गया, इसका मतलब है हमने 10% काम कर लिया। फिर जब 2 पास हो गए, 20% काम हो गया। तो ये आपको एक किस्म की प्रोग्रेस मिल रही होती है कि हमारा सॉफ्टवेयर कितना सही काम कर रहा है। ठीक है जी, ये बात समझ आई। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। और आपके पास जितने भी रिस्पेक्टेबल सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वो सारे के सारे काम आजकल इस तरीके से करते हैं कि पहले टेस्ट लिखते हैं और उसके बाद सॉफ्टवेयर लिखना शुरू करते हैं, ताकि आपको पहले से पता हो कि ये 10 काम होने जरूरी हैं। फिर उसके बाद जब हम सॉफ्टवेयर लिखना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता जाता है कि इनमें से कितने काम अब हम सही कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप बना लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आप सॉफ्टवेयर लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसका तरीकाकार इस तरीके से होता है फंडामेंटली कि जी टेस्ट क्लाइंट ने नहीं बताया, क्लाइंट ने मुझे बताया कि मैं ये काम करूंगा। उस काम को करने के लिए मैं एक एक्चुअल सॉफ्टवेयर लिखता हूं जो कि रिपीटेडली वो काम कर सकता है। दोनों बातों में फर्क है। गुड क्वेश्चन। एक किस्म का टेस्ट उसने मुझे बता दिया कि मैं ऐसे सॉफ्टवेयर को चेक करूंगा, लेकिन उस काम को रिपीटेडली करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर लिखते हैं ताकि हमें ना करना पड़े। ठीक है, हम अपना सॉफ्टवेयर लिख रहे होंगे, ये साथ साथ खुद रन होता जाएगा। ठीक है, तो तरीकाकार ये होता है कि जब भी कोई डेवलपर, आप लोग कहीं पे जाएंगे, आप लोगों की इंशाल्लाह जैसी एक सेमेस्टर पूरा होगा तो आप लोगों को लेट से किसी सॉफ्टवेयर हाउस में नौकरी मिल गई एक सेमेस्टर के बाद 1.5 लाख रुपए में, तो आप हंस क्यों नहीं यार, तो है ना यार, क्या हो गया, दिल खुश कर दें। अच्छा, तो आप लोगों को वहाँ पे क्या किया जाएगा, आप लोगों को कंप्यूटर के आगे बिठाया जाएगा। उनको भी पता है कि बंदा एक सेमेस्टर के बाद आया है, कंप्यूटर पे आपको बिठा देंगे, आपको प्रोग्रामिंग करने वाली सारा कुछ इंस्टॉल करके दे देंगे, डाटा भी दे देंगे, आपको कहेंगे कि बेटा आप यहाँ बैठ जाएं। ये हमारे जो अभी टेस्ट हैं 100 में से 80 पास हो रहे हैं। अब आपने क्या करना है कि बाकी के 20 के ऊपर काम करना होगा। 1-2 महीने बाद, 1-2 महीने तक आप अपने आप को समझा लें। ठीक है, समझ जाएंगे काम किस तरीके से हो रहा है। आप वहाँ बैठ गए, आपने काम करना शुरू किया, आपने सॉफ्टवेयर को थोड़ा और ख़राब कर दिया। ठीक है, पहले 80 पास हो रहे थे, अब 70 पास हो रहे हैं। ठीक है, तो 1 महीना आपने, या ऐसे ही होता है, वैसे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसे ही होता है। ज़ाहिर बात है, आप जब तक समझ रहे हैं तो तब तक तो आप चीज़ें ब्रेक करेंगे ना। इस वजह से आपको सैंड बॉक्स में रखा गया है। यहाँ पे देखें, डेवलपर सैंड बॉक्स है। सैंड बॉक्स किस चीज़ को कहा जाता है? बच्चे जब खेलते हैं ना तो गंद मचाते हैं। ठीक है, आप लोगों के बच्चे शायद नहीं होंगे तो आपको नहीं पता, लेकिन बच्चे खेलते हैं तो गंद मचाते हैं। ठीक है, एक जनरल कॉन्सेप्ट है। तो आप क्या करते हैं, एक डब्बा लेते हैं, डब्बे के अंदर रेत डालते हैं और बच्चे को डब्बे के अंदर डालते हैं। ठीक है, ऊपर से ताला लगा देते हैं, उसको कहते हैं इसके अंदर गंद मचाओ जो मचाते हो। ठीक है, तो वो उसके अंदर कासल बनाता है और बॉल बनाता है और बदबला बनाता रहता है। ठीक है, उसी के अंदर सही गंद मचाता रहता है। आखिर में जब आपने उसको बस निकालना होता है तो इस तरह उसको पकड़ के ले जाके वहाँ पे डुबकी देते हैं, पानी में साफ हो जाता है, उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो सारे घर में वो गंद नहीं मचा सकता, इसको सैंड बॉक्स कहा जाता है। वो जो बॉक्स होता है जिसके अंदर हम उसको सैंड में खेलने की जगह देते हैं, उसको सैंड बॉक्स कहते हैं। तो आपको वहाँ पे रख दिया गया है कि आपकी ये मशीन है, आप इस मशीन के साथ सारा काम करो, जो गंद बनाना है इधर बनाओ। ठीक है, ताकि क्लाइंट को आपके ये जो हरकतें हैं ये नजर ना आए। वरना अगर आपको डायरेक्ट क्लाइंट वाला कोड दे दिया जाए तो क्लाइंट खफा होगा कि ये क्या हो रहा है भाई, कल तक तो 80% था, अभी तो 70 पे हम वापस चले गए। ठीक है, समझ आ रही बात की? ये अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेज में इसी तरीके से होता है। ठीक है, अल्फाज थोड़े से शायद फर्क होंगे। तो डेवलपर सैंडबॉक्स, वहाँ पे आप अपना काम करते हैं, तो 2 महीने के बाद आप वहाँ तक आ गए होते हैं कि वापस 80 तक आप आ गए होते हैं।
जो आप 70 तक ले गए थे ना, तो उनको सही करते करते आप वापस आ गए, यहाँ भी समझ आ गई कि 80 क्यों थे। फिर आप एक चीज़ को समझते हैं और एक मसला आप और हल कर देते हैं। तो पहले आपके आने से पहले 80 थे, अब वो 81 पास हो गए, ठीक है। आपने एक मसले को और हल कर दिया। बात समझ आ रही कि नहीं? ठीक है, 100 टोटल मसले थे, 80 उन्होंने पहले से हल किए हुए थे। एक मसले के ऊपर मैंने फोकस किया अपने आप को समझाने के बाद, और उस एक मसले को मैंने हल कर दिया। तो अब 81 टेस्ट पास हो रहे हैं, ठीक है। जब 81 टेस्ट पास हो रहे हैं तो आप क्या करते हैं कि आप एक और टीम को बुलाते हैं, उनको कहते हैं देखें जी मैंने बहुत बड़ा तुरा मारा है, मैंने एक टेस्ट और पास करवा दिया है, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि जी आप तो अभी नए आए हैं और एक सेमेस्टर के बाद आए हैं, हमें आप पे एतबार नहीं है, हम ये टेस्ट दोबारा खुद रन करेंगे। वो टेस्ट को खुद दोबारा रन करते हैं और उनको यकीन आ जाता है कि वाकईतन आपने मसला हल कर दिया है। जब उस क्वालिटी एश्योरेंस की टीम को, QA क्वालिटी एश्योरेंस की टीम को पता चल जाता है कि वाकईतन आपने काम ठीक तरीके से किया है, तो फिर वो क्या करते हैं कि उसको वो ले जाते हैं प्रॉड में, जिसको कहते हैं प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन इसको कहते हैं, या आम तौर पे हम इसको प्रॉड कहते हैं। तो ये क्या चीज़ बनती है? एक आपकी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होती है जिसके अंदर आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, डेवलपर जिसमें बैठा होता है, कोडिंग वोडिंग कर रहा होता है। एक QA की एनवायरनमेंट होती है जिसमें क्वालिटी एश्योरेंस की जाती है। जब डेवलपर कहता है कि मैंने काम कर लिया तो उसको QA वालों को दिया जाता है, और जब QA वाले सर्टिफाई हो जाते हैं तो वो उसको प्रोडक्शन में ले जाते हैं। और ये प्रोडक्शन का कोड वो होता है जिसके ऊपर एक्चुअल क्लाइंट इंटरेक्शन करता है, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सॉफ्टवेयर बड़े अच्छे तरीके से टेस्ट हो चुका होता है कि इसके अंदर मसले ऐसे कोई नहीं है कि आप अचानक वहाँ पे जाके कोई चेंज करते हैं और सॉफ्टवेयर खराब हो जाए, ठीक है, समझ आइए। तो इस चीज़ को कहा जाता है डेव QA प्रॉड। इसके भी काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। जब कोई अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेज में जॉब्स वगैरह आती हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि आपको डेव QA प्रॉड का पता होना चाहिए, विच इज़ एसेंशियली कि आपको टेस्ट रन करने आने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप वैसे डेव QA प्रॉड देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, डेव QA प्रॉड क्या चीज़ होती है, लेकिन इसका मतलब ये कि आपको टेस्ट रन करने आने चाहिए, ठीक है जी। ये बात ये रही, जो बेसिकली वर्क फ्लो होता है इसका हमारे साथ यहाँ पे डायरेक्ट रेलेवेंस सिर्फ एक है, वो भी अभी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है जी। क्लियर है जी ये बात? हमने क्या किया, टेस्ट लिखा, टेस्ट के बाद सॉफ्टवेयर लिखा, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर ठीक होता गया टेस्ट पास होते गए, ठीक है। ये एसेंशियल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत इस वजह से है कि हम आप लोगों की जो असाइनमेंट्स लेंगे वो एग्जैक्टली इसी तरीके से लेंगे कि हम आपको एक किस्म का सैंडबॉक्स या एक जिप फाइल हम आपको देंगे, आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको 3-4 फाइलें मिलेंगी। उसमें से एक फाइल वो होगी जो जिसके अंदर आपने चेंजेस करनी होगी। आपकी जब असाइनमेंट दिया जाएगा, आपको कोई टास्क दिया जाएगा, मिसाल के तौर पे हम आपको कहेंगे कि 2 नंबर्स को ऐड करने का कोड लिखो, ठीक है। तो आपको टास्क दिया जाएगा, पहले बताएंगे कि कैसे करते हैं ऑब्वियसली, उसके बाद टास्क देंगे, लेकिन टास्क आपको दिया जाएगा, उसके साथ हम आपको कुछ टेस्ट भी देंगे, ठीक है। जब आपको वो कोड मिलेगा तो वो टेस्ट सारे फेल हो रहे होंगे, ठीक है। आपने करना ये होगा कि अपनी लोकल मशीन के ऊपर कोड को सही करेंगे और टेस्ट को रन करेंगे यहां तक कि वो सारे टेस्ट पास हो जाए, तो आपको पता चल गया कि हमारा काम ठीक हो गया। अगर आपके पास टेस्ट सारे पास हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी असाइनमेंट अब ठीक हो गई है। उसके बाद आप वो हमें सबमिट कर देंगे, ठीक है। हम ऐसा एक्ट करेंगे जैसे क्वालिटी एश्योरेंस वाले एक्ट करते हैं, हम वो टेस्ट दोबारा रन करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे एतबार नहीं है, ठीक है। हम वो टेस्ट दोबारा रन करेंगे और लेट से 10 में से 8 टेस्ट अगर पास होते हैं तो हम आपको कहेंगे कि आपके 10 में से 8 नंबर हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन तो नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है। हम प्रोडक्शन की जगह पे आपके मार्क्स लगाएंगे। तो आपकी जो असाइनमेंट्स यहाँ पे होंगी, ठीक है, वो इसी तरीके से हम करेंगे कि हम आपको एक पीस ऑफ कोड देंगे, कुछ रिक्वायरमेंट्स बताएंगे कि ये काम इसको करना चाहिए, उसके साथ हम आपको टेस्ट देंगे जो कि उन रिक्वायरमेंट्स को बेसिकली हैंडल करने होंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने कोड के अंदर चेंज करना होगा, टेस्ट आपने नहीं चेंज करना होगा, आप अपने कोड में चेंज करेंगे यहाँ तक कि वो सारे टेस्ट पास हो जाए। जब वो टेस्ट पास हो जाएंगे तो आप हमें सबमिट करेंगे, और जब आप हमें सबमिट करेंगे तो हम वो टेस्ट भी दोबारा रन करेंगे और कुछ और हमने छुपा के टेस्ट रखे होंगे वो भी हम रन करेंगे। वो छुपा के इस वजह से रखे होंगे कि रिक्वायरमेंट्स वही होंगी लेकिन हम उनको ज़रा डिफरेंट तरीके से चेक करेंगे, ताकि उसकी वजूहत फिर खैर उस वक्त बताऊंगा कि क्या वजह होती है, उसमें स्टूडेंट चल वल कर सकते हैं इस वजह से, ठीक है। वो बेसिकली ऑनेस्टी इस्टेब्लिश करने के लिए होते हैं, कोई नई रिक्वायरमेंट्स उसके अंदर नई इंट्रोड्यूस होगी, ठीक है जी, समझ आ रही बात की। तो एक ही चीज़ को हम तीन तरीकों से चेक करेंगे, सही हो गया। 10 में से 10 आपके अगर 10 के 10 टेस्ट पास हो गए तो 10 में से 10 वो छुपी हुई रिक्वायरमेंट्स, नई रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी। मिसाल के तौर पे हमने आपको कहा ना कि भाई 2 नंबर्स को ऐड करने का इसका वो होना चाहिए, तो हमने आपको जो टेस्ट दिया हो सकता है उसके अंदर लिखा होगा 2 और 4 को ऐड करें तो 6 आना चाहिए, 6 और 8 को ऐड करें तो 14 आना चाहिए, ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। लेकिन अगर हम -4 और -6 को ऐड करें तो -10 आना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए ना, कोई नई रिक्वायरमेंट तो ये नहीं है। लेकिन ये टेस्ट हमने आपको नहीं बताया, ठीक है। हमने जो रिक्वायरमेंट आपको दी उसके हिसाब से आपके सॉफ्टवेयर को खुद ठीक होना चाहिए। हम कोई नई रिक्वायरमेंट नहीं ऐड कर रहे, हम एक डिफरेंट तरीके से उसको टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है जनाब। आपने भी बताया असाइनमेंट जब हम कर रहे होते हैं तो वो सारे हम जब अपने तौर पर टेस्ट कर रहे होते हैं तो ऑलरेडी ठीक होना शुरू होता है, ठीक है।
ठीक है, तो इसका मतलब है हमारी असाइनमेंट ठीक हो, जब हम आपको सबमिट करवाते हैं तो फिर उसमें गलती का इम्कान कैसे? हाँ, उसमें गलती का इम्कान इस तरह है, देखें आपको मैंने यही बताया, तो आपने क्या किया कि लेट्स से मैंने आपको कहा कि 2, उसमें 2 टेस्ट थे कि 2 और 2 को जब ऐड करे तो 4 आए, 4 और 4 को जब ऐड करे तो 8 आए। आपने क्या किया कि अपने कोड में यही बात लिख दी कि जब ये मुझसे 2 और 2 पूछे तो उसको 4 बता दो, जब ये मुझसे 4 और 4 पूछे तो उसको 8 बता दो। एक्चुअल प्लस का काम आपने किया नहीं है, ठीक है। तो वो जब आप मिस यूज करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम वहाँ पे हैंडल करते हैं, ठीक है। वो मैं तो आप मिस यूज करने की कोशिश ना करें तो कोई मसला नहीं होता आमतौर पर। और दूसरी बात ये है कि जब हमारे पास वो टेस्ट रन होंगे तो हम आपको बताएंगे कि आपके 2 टेस्ट फेल हो रहे हैं जो हमारे पास हैं। अब आपके पास 4 में से 4 पास हो रहे थे और टोटल 10 में से आपके पास 8 पास हो रहे हैं, इसका मतलब है हमारे पास 2 फेल हो रहे हैं। तो वो फिर आप उसको खुद सही कर सकते हैं, जब तक असाइनमेंट की ड्यू डेट नहीं गुजर सकती आप दोबारा चेंज करें फिर सबमिट करें, ठीक है। ठीक है, तो रिपीटेडली आपको फीडबैक भी उस पर मिलता है, ठीक हो गई ये बात क्लियर है। तो फाइनल बात जो मैं इस पर करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने अभी तक नोटिस किया होगा कि हमने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं की अभी तक, ठीक है। अभी तक हमारे 3 लेक्चर होंगे, पहले लेक्चर में तो हमने वैसे ही कुछ नहीं किया था, दूसरे में भी कुछ नहीं किया था, लेकिन अभी तक हमने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं की कि हम फलां प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फ्लॉ प्रोग्राम। उसकी वजह यह है कि इन सारी बातों का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई ताल्लुक नहीं है, ये प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉल्व करना चाहते हैं। हाँ, ये मसला है कि चूंकि हमने एक्चुअली कोड लिखना है तो उसके लिए हमें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, तो वो किसी की वजह से हम पाइथन को पिक करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें किसी ना किसी एक को तो पिक करना है। तो पाइथन इज फॉर सेवरल रीजंस द बेस्ट लैंग्वेज एट दिस मोमेंट इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पढ़ाने के लिए, ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट उसका ये है कि तकरीबन सारी दुनिया में बड़ी यूनिवर्सिटीज़ इसी को फॉलो करती हैं, ठीक है। इसके बाद फिर मुझे कोई आर्ग्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, जो किसी और लैंग्वेज में करना चाहता है उसको मुझे आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा कि सारी दुनिया उसमें कर रही है तो आप किसी और लैंग्वेज में क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी, पाइथन की अपनी बहुत सारी खसूसियात हैं जो कि जब हम शुरू करेंगे तो एक्चुअली हमें पता चल जाएगा कि उसकी क्या खसूसियात हैं, हम क्यों उसको करना चाह रहे हैं। लेकिन इसेंशियली इट्स अ वेरी यूजफुल लैंग्वेज टू स्टार्ट। ऑब्वियसली और लैंग्वेजेस भी यूजफुल हैं, लेकिन स्टार्ट करने के लिए, सीखने के लिए पाइथन बड़ी अच्छी है। तो हम पाइथन से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर जो अब हमारा होगा ईद के बाद ही आएगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से अब हम कंक्रीट बात करना शुरू करेंगे और हर वो बात होगी जिसको आपको 100% अपने आप को क्रिस्टल क्लियर करना होगा, ठीक है। समझ आ गई? यहाँ तक जो ऊपर ऊपर की बातें थी वो सारी की सारी अब खत्म हो गई। अब हम वापस जाएंगे फ्रॉम स्क्रैच और अब हम 0 से प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह फिर हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। जी, अभी नहीं हुई।